से होंगे। आप लोगों को वेलकम करता हूं जी आज की हमारी सर्टिफाइड टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइजर की नए बैच की क्लास में। क्लास के शुरू में बताता चलूं जी, आप में से जो है वो कुछ स्टूडेंट्स ने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया होगा और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इससे पहले हमारी क्लास ले चुके हैं। ठीक है, तो आज की क्लास जो है वो इस हवाले से ही उसको अरेंज किया गया है और इस हवाले से जो है वो क्लास में मटेरियल रखा गया है कि जो भी शख्स क्लास आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा है उसके लिए भी वो बिल्कुल क्लास बेसिक टू एडवांस लेवल कंप्लीट होगी। यानी ऐसा नहीं है कि आपने अगर पहली क्लास नहीं ली तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, ये क्लास अपने आप में एक कंप्लीट सेल्फ सफिशिएंट क्लास है कि एक सैलरीड इंडिविजुअल यानी कि एक ऐसा शख्स जो कहीं से तनख्वाह लेता है, सैलरी लेता है, कहीं पे मुलाजिम है, वो अपनी रिटर्न कैसे फाइल करता है, या अगर वो शख्स आपके पास आता है बीइंग अ क्लाइंट तो एज अ कंसल्टेंट आप उसे किस तरीके से असिस्ट करेंगे और आप उसका किस तरीके से काम करेंगे। इससे पहले हम ये भी जरूर इंशाल्लाह डिस्कस कर रहे होंगे कि सेल टैक्स रिटर्न है क्या, सॉरी, इनकम टैक्स रिटर्न। मैं अभी इससे पहले जो मेरी 5 मिनट पहले अभी क्लास खत्म हुई है ना, वो सेल टैक्स की थी। तो वही चीज़ जो है ना, इनफैक्ट अभी हम लोग ये गुड्स डिक्लेरेशन वगैरह और एक्सपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो अभी आपकी इनकम टैक्स की क्लास है। अच्छा, हमारे जो आज के टॉपिक है उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स रिटर्न, जिसे हम लोग आम जुबान में गोशवारा भी कहते हैं, इनकम टैक्स गोशवारा, ये क्या चीज़ है और इसे क्यों फाइल किया जाता है। फाइल करने का मतलब होता है सबमिट करना। ठीक है, और एक सैलरीड इंडिविजुअल, एक सैलरीड पर्सन, तनख्वाह लेने वाला बंदा किस तरीके से अपना गोशवारा फाइल करता है, किस तरीके से वो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाता है, गोशवारा इटसेल्फ है क्या चीज, वेल्थ स्टेटमेंट इटसेल्फ है क्या चीज। ठीक है, और इसमें टैक्स के क्या क्या रेट्स अप्लाई होते हैं, किस हिसाब से टैक्स कैलकुलेट किया जाता है एक सैलरीड इंडिविजुअल के लिए, ये सारी चीजें हम लोग आज की क्लास में देख रहे होंगे। ठीक है, इससे पहले जो हमारी क्लास हुई है उसमें हम लोगों ने जेनेरिक डिस्कशन तो की है कि अच्छा जी वेल्थ स्टेटमेंट ये होती है, फलां चीज ये होती है, रिटर्न ये होती है, लेकिन अब हमने क्या करना है, हमने स्पेसिफिक डिस्कशन कर रहे हैं कि एक सैलरीड पर्सन जो है, जो तनख्वाह लेता है, उसके लिए ये सारी चीजें कैसे होती हैं। ठीक है, तो हम लोग अपना बस स्टार्ट ले रहे हैं जी। एक और चीज आप लोगों को बताता चलूं कि आप सब भाइयों के जो माइक होंगे ना, वो अभी क्लास के शुरू में म्यूट होते हैं। ठीक है, जिन्होंने पहले क्लास ली उन्हें तो आइडिया है कि माइक जो है वो म्यूट होते हैं। जैसे ही मेरा टॉपिक खत्म होगा उसके बाद मैं आप लोगों के माइक्स ओपन कर दूंगा, आप लोग अपना कोई भी सवाल मुझसे ऑरली कर सकते हैं। ठीक है जी, और इसके अलावा अगर आपका कोई वैसे क्वेश्चन हो ड्यूरिंग क्लास, ड्यूरिंग माई लेक्चर, अभी मैं बोल रहा हूँ और फिर भी आपको कुछ सवाल हो, तो वो आप यहाँ इस चैट बॉक्स में लिख कर भी मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर हैदर साहब हैं, तो हैदर साहब ने वालेकुम सलाम कहा होगा, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपना कोई भी सवाल भी लिख कर पूछ सकते हैं, मैं साथ साथ जवाब देता रहूंगा। लेकिन क्लास के एंड पे आप सब लोगों के माइक्स ओपन कर दिए जाएंगे, फिर आप लोग जैसे मर्जी अपना ऑरल क्वेश्चन भी मुझसे कर सकते हैं। किसी चीज को लेके आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि टैक्स क्या चीज है, फलां क्या चीज है, क्या हमें सारी चीजें बेसिक लेवल से सिखाई जा रही होंगी इस कोर्स में। नहीं, तमाम तर चीजें बेसिक लेवल से सिखाई जाएंगी जी आपको। किसी चीज को सोच कर आपने परेशान नहीं होना। ये हमारा कोर्स है ही बिगिनर टू एडवांस लेवल। ठीक है, लेकिन एक चीज ये जरूर याद रखिए कि ये ना तो बिगिनर टू और मीडियम लेवल है कि बस छोटी चीजें इधर उधर की इकट्ठी करके कहा जाए कि जी ये कोर्स बन गया, ऐसा नहीं है। और ना ही ये ऐसा है कि बिल्कुल मैं एडवांस लेवल से शुरू करूंगा और आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। मैं शुरू करूंगा बिल्कुल आपके बेसिक लेवल से, जिन लोगों को पता ही नहीं है टैक्स क्या होता है वहां से शुरू करूंगा, और इंशाल्लाह प्रॉपर आपको अपील फाइलिंग और लिटिगेशन और कॉम्प्लेक्स आइटम्स एक एक चीज आप लोगों को सिखाई जाएगी इस कोर्स के अंदर। होपफुली आप लोगों को आवाज भी ठीक आ रही होगी और आप लोगों के साथ स्क्रीन भी शेयर हो रही होगी। अच्छा जी, हम लोग अपनी बात का आगाज करते हैं। वाई वही फाइल टैक्स रिटर्न। ठीक है, ये तो खैर एक बहुत ही बेसिक सी बात है ना कि टैक्स रिटर्न होती क्या है। ठीक है, जैसे कि मैं अक्सर बताता हूँ कि भाई हर मुल्क के अंदर ना, जो जितने भी मुल्क के अंदर काम चल रहे होते हैं, सरकारी काम जो होते हैं चल रहे होते हैं, जिनका जिम्मा हुकूमत ने लिया होता है, सरकार ने लिया होता है, उस काम के लिए हुकूमत को या सरकार को पैसा चाहिए होता है। ठीक है, वो पैसा मुख्तलिफ सोर्सेज से लिया जा सकता है। कुछ मुल्कों से मादनियात निकल आती हैं, कुछ मुल्कों से तेल निकल आता है, कुछ मुल्कों में जो है वो ये कीमती पत्थर निकल आते हैं।
ठीक है, कुछ मुल्कों में टूरिज्म का इतना पैसा निकल आता है कि उन्हें जो है ना किसी और सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं जिनमें ये वाली सहूलियात या ये वाली जो है वो चीज़ों का थोड़ा सा फुकदान होता है, या अगर हों भी वो मादियात वगैरह लेकिन अभी उन चीज़ों को एक्सेप्ट ना किया जा रहा हो, तो फिर गवर्नमेंट को तो अपने सारे के सारे जो है अखराजात के लिए पैसा चाहिए, एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए गवर्नमेंट को फंड्स चाहिए। तो गवर्नमेंट अपने ही मुल्क में रहने वाले लोगों से कुछ पैसा इकट्ठा करती है, उस पैसे को टैक्स कहा जाता है। ठीक है जी। अगर वो पैसा इनकम का कुछ हिस्सा हो तो वो इनकम टैक्स कहलाता है। अगर वो पैसा आपकी सेल्स का, आपके बिजनेस की सेल्स का कुछ हिस्सा हो तो वो सेल्स टैक्स कहलाता है। सवाल ये है कि भाई हम लोग जो टैक्स देते हैं वो तो मान लिया देते हैं, ये टैक्स रिटर्न क्या चीज है? भाई जब भी हम लोग टैक्स जमा करवाते हैं ना हुकूमत को, तो हर शख्स का टैक्स बराबर नहीं होता। टैक्स जो है वो एक कैलकुलेशन के बाद निकलता है कि किस बंदे ने कितना टैक्स देना है। मिसाल के तौर पे एक शख्स करोड़पति है, उसका डिफरेंट टैक्स होगा। एक शख्स जो है उसकी महीने की 60-70 हज़ार रुपए तनख्वाह है, उसका डिफरेंट होगा। एक शख्स की महीने की तनख्वाह 2-3 लाख है, उसका डिफरेंट होगा। बिजनेसमैन का डिफरेंट होगा, तनख्वाह वाले बंदे का डिफरेंट होगा, खेती बाड़ी करने वाले का डिफरेंट होगा। तो ये सारी चीजें डिफरेंट होंगी डिफरेंट सिनेरियोज में, और डिफरेंट पर्सन्स के लिए ये सारी चीजें सब्जेक्टिव होंगी और वेरी कर रही होंगी। ठीक है। तो इन सारी अलग अलग सिचुएशंस के लिए और अलग अलग पर्सन्स के लिए जो कैलकुलेशन की जाती है ना, जिसके बाद टैक्स कैलकुलेट होके निकल के आता है कि हाँ भाई इस बंदे ने इतना देना है, इस बंदे ने इतना देना है, उस कैलकुलेशन का नाम है इनकम टैक्स रिटर्न या इनकम टैक्स गोशवारा। बेसिकली क्या है, ये एक एक कागज का टुकड़ा है जिसके ऊपर आप लोग अपनी आमदन लिख देते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे जैसे मैं आपको यहाँ पे वर्किंग में दिखाऊं, अब अगर आप देखें तो यहाँ पे ये क्या है, ये आमदन लिखी हुई है। थोड़ी मैं आपको स्क्रीन छोटी करके दिखा रहा हूँ। अब ये आमदन है, इनकम वगैरह लिखी हुई है। इसी तरीके से कुछ इसमें से एक्सपेंसेस वगैरह होंगे, फिर कुछ नेट इनकम निकल रही होगी, फिर कुछ डिडक्शंस होती होंगी, और एंड पे जाके एक टैक्स निकल रहा होगा। ठीक है। तो ये जो तरीकाकार है इसको क्या कहा जा रहा है, ये जो कैलकुलेशन है यही इनकम टैक्स गोशवारा है। गवर्नमेंट ने इस इनकम टैक्स गोशवारे के लिए आप लोगों को पता है कि एक स्पेसिफिक फॉर्मेट प्रोवाइड कर दिया हुआ है हमें, जो कि गवर्नमेंट का जो पोर्टल है आइरस। ठीक है। एक ऑनलाइन पोर्टल है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर उन्होंने हमें एक स्पेसिफिक फॉर्मेट बना दिया है कि भाई आपने ये जो भी चीजें डिक्लेयर करनी है ना, अपनी इनकम और अपने एक्सपेंसेस और अपने अखराजात के बारे में, आमदन और अखराजात के बारे में, वो प्रॉपर हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर आपने डिक्लेयर करना है सारा कुछ। ठीक है। तो इस सॉफ्टवेयर के ऊपर डिक्लेयर करने का नाम इनकम टैक्स रिटर्न है। उसको डिक्लेयर करके सबमिट करवाने का क्या नाम है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। फाइल करने का क्या मतलब है, सबमिट करना, जमा करवा देना। और हम लोग हर साल गोशवारा हो या जिसे आप इनकम टैक्स रिटर्न कहते हैं उसे जमा करवाते हैं। और कब जमा करवाते हैं, हम लोग हर साल 30 जून के बाद, और 30 सितंबर तक का हमारे पास टाइम होता है। यानी कि हर साल 3 महीने का वक्त हमें मिलता है। 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक हमने 3 महीनों के अंदर अंदर अपनी आमदन, अपने अखराजात, अपनी सारी सेविंग्स, इन तमाम चीजों को गवर्नमेंट को डिक्लेयर करना होता है, गवर्नमेंट को बताना होता है। और इस बताने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग या फिर इनकम टैक्स गोशवारा जमा करवाना। ठीक है। अच्छा जी, अभी ये क्या कर रहा हूं मैं, ये मैं एक इनकम टैक्स पोर्टल में लॉग इन कर रहा हूं। मैं चेक कर रहा था कि इंटरनेट में एरर ना आ जाए। आजकल जी आपको पता है हर जगह पे मसला हो रहा है, इंटरनेट का काफी ज्यादा मसला होता है। तो इसलिए मैं भी साथ साथ चेक करता रहूंगा कहीं क्लास में कोई एरर ना आए। हाँ, आप लोगों में से किसी को भी कोई मसला है तो अपने कोऑर्डिनेटर्स वगैरह को फौरन आगाह करें और बताएं कि जी आवाज में इशू आ रहा है या फिर स्क्रीन नजर नहीं आ रही। तो आपके सामने मैं लॉगिन कर रहा हूँ ना, लेकिन लॉगिन करने में क्या है, एरर दे रहा है। तो असल में गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है ना, वो वेबसाइट्स पे भी बड़ा एरर आता है, फिर ऊपर से इंटरनेट ऐसा है, तो ये थोड़ी सी वजह है। अब ये देखिए लॉगिन हो गया। अब ये मैंने आइरस एक पोर्टल में लॉगिन कर दिया। पोर्टल क्या है, पोर्टल हर बंदे का अपना अलग अलग एक रजिस्टर है। ठीक है। स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तो हर बच्चे के पास अपनी अपनी एक डायरी होती है ना, जिसपे वो अपना डेली का काम लिख रहा होता है।
ये समझ लीजिए एक ऐसा ही डायरी, एक ऐसा रजिस्टर दे दिया है एफबीआर वालों ने हमें कि भाई आप लोगों को आपकी अलग अलग कॉपी बना के दे दी है। इसके अंदर अपनी हर साल आपने आमदन भी लिखनी है 12 महीनों की, अपने अखराजात भी लिखने, एक्सपेंसेस, ठीक है, खाने पीने के, बच्चों की स्कूल की फीस है, बिजली पानी गैस के बिल है, घर में लाने वाला करियाना ग्रोसरी के आइटम्स है, तो खाने पीने के अखराजात है, आउटिंग वगैरह के अखराजात होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा शॉपिंग वगैरह आप करते हैं, ये क्या है, ये सारे आपके एक्सपेंसेस हैं। और आमदन में बेतहाशा चीजें हैं। कोई सैलरी ले रहा होगा, कोई खेती बाड़ी कर रहा है, कोई कारोबार कर रहा है, कोई बैंक से में पैसे रख के जो है उनके ऊपर प्रॉफिट ले रहा होगा, किसी ने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की होगी, शेयर्स लिए होंगे, वहां से उसको पैसा आ रहा होगा, किसी ने कोई प्राइस बॉन्ड लिया होगा, वहां से पैसा आ रहा होगा, किसी ने कोई सेविंग सर्टिफिकेट्स लिए होंगे, वहां से पैसा आ रहा होगा। और बेतहाशा सोर्सेज है, किसी ने किराए पे मकान चढ़ाया होगा, ठीक है, उसको वहां से मंथली किराया मिल रहा होगा, दुकानों का किराया आ रहा होगा। तो बेतहाशा इस तरह सोर्स है, कोई डॉक्टर होगा, टीचर होगा, कंसल्टेंट होगा, ठीक है, कोई रियल एस्टेट एजेंट हो सकता है, कोई मैन्युफैक्चर हो सकता है, इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है, हर तरह की रिटर्न्स इंशाल्लाह हम लोग अपनी इस क्लास में करेंगे, ठीक है। तो क्या डिक्लेयर करना है जी, अपनी आमदन और अपने अखराजात, और जो पैसे बच जाएंगे वो कहाँ जाएंगे, आपकी सेविंग में चले जाएंगे, ठीक है। आप पैसे जोड़ना शुरू कर दोगे तो वो जो पैसा सेविंग में जा रहा होगा वो क्या कहलाएगा, वेल्थ। ये जो आपको सामने यहाँ पे आपको चीज लिखी हुई नजर आई थी ना, वेल्थ स्टेटमेंट। वेल्थ में क्या होता है, आपकी सेविंग, जो पैसे आप साथ साथ बचत कर रहे होते हैं, जोड़ रहे होते हैं ना, वो आपकी वेल्थ में जा रहे होते हैं, ठीक है। और इनकम टैक्स रिटर्न में क्या जा रहा होता है, आपकी इनकम। अच्छा ये देखें, वो भाइयों ने लिखना भी शुरू कर दिया, कुछ भाइयों को जो है स्क्रीन वगैरह में इशू आ रहा है, तो बिल्कुल इस तरीके से इश्यूज आ सकते हैं आप लोगों को, इंटरनेट के इश्यूज हैं। बाकी मेरी तरफ से जब भी इशू आएगा तो वो मेरे साथ क्योंकि कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, मुझे फौरन आगाह कर दिया जाता है। लेकिन ये जो इंडिविजुअली इश्यूज आ रहे होते हैं, इनका हल यही है डियर आज, कि आप लोग अपनी उस क्लास को लीव करके एक दफा दोबारा ज्वाइन करेंगे, या अपना इंटरनेट थोड़ा सा बेहतर करेंगे तो आपकी क्लास ठीक हो जाएगी, ठीक है। इसके साथ साथ आपकी ये क्लास रिकॉर्ड भी हो रही होती है, आपको इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, ठीक है, कल मॉर्निंग में। तो अगर कहीं पे कोई चीज़ आपकी मिस हो जाती है कि थोड़ा बहुत आपको नहीं सुनाई देता, तो उसके लिए भी आप लोगों ने परेशान नहीं होना, मेरी तरफ से कंप्लीट रिकॉर्डिंग हो रही होती है, तो वो सारी चीज़ें आपके पास हमेशा के लिए सेव रहेंगी, ठीक है, लाइफ टाइम आपके पास रहेंगी। तो हमें क्या चीज समझ आ गई है जी, कि जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसमें हमारी इनकम का डाटा होगा, वेल्थ में हमने जो सेव किया उसका डाटा होगा, और हमारी जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। लेकिन सवाल फिर वही है कि भाई एफबीआर ने कहा क्यों है कि गोशवारा जमा करवाओ। एक बंदा बेचारा अपनी मेहनत करके पैसे कमा रहा है, ठीक है, वो कमा रहा है, वो खा रहा है, वो बचत कर रहा है, एफबीआर क्यों कह रहा है कि भाई आके मुझे बताओ कितना कमा रहे हो क्या नहीं कमा रहे हो, टैक्स लेने के लिए कह रहा है। एक यही वजह हो सकती है ना कि एफबीआर को टैक्स चाहिए। लेकिन अगर एफबीआर को टैक्स चाहिए तो एफबीआर तो हमसे 100 तरह से टैक्स ले रहा है, बिजली के बिलों में टैक्स अलग से ले रहा है, खाने पीने की कोई भी आइटम लें आप, ग्रोसरी आइटम लें, उसके ऊपर अलग से टैक्स होता है, ठीक है, आप टेलीफोन यूज करते हैं उसके ऊपर अलग से टैक्स होता है, और बेतहाशा टैक्सेस है। तो फिर भी ये वाला टैक्स भी लेना जरूरी है, या अगर लेना ही है टैक्स तो उन चीजों के साथ थोड़ा और टैक्स लगा दिया जाता। तो भाई टैक्स रिटर्न की जरूरत क्यों पेश आती है, ये भी आज सुन लें, हमेशा के लिए आपके काम आएगी ये चीज। आम आदमी को यही आमतौर पर पता होता है कि जी हम लोग गोशवारा जमा करवाते हैं हुकूमत को टैक्स देने के लिए, लेकिन ये वजह नहीं है। गोशवारे की मेन रीजन होती है जी आपकी इनकम की डिक्लेरेशन, ठीक है, आपकी इनकम की डिक्लेरेशन विद सोर्स ऑफ इनकम, कि आप पैसा कहां से कमा रहे हो उसका सोर्स बताओ हमें, ठीक है, और आप कितना पैसा कमा रहे हो ये बताओ। क्यों, क्योंकि आपको पता है हर जगह पर जो है वो बहुत सारे गलत काम हो रहे हैं, ठीक है, मुल्कों की सालमियत को खतरा है। अभी आपके सामने देख सकते हैं आप लोग, जंगें लगी हुई हैं, ईरान की अमेरिका के साथ लगी हुई है, ईरान की और कई मुल्कों के साथ लगी हुई है, अमेरिका की कई मुल्कों के साथ लगी हुई है। ये जो है अगर बात की जाए कि इसराइल ने जो ईरान में अपने कोई टारगेटेड उन्होंने ऑपरेशंस किए हैं, उनके पीछे उनकी इंटेलिजेंस थी, उनके पास सारा डाटा मौजूद था कि किस तरीके से उन्होंने कहाँ कहाँ पे अटैक करना है, और कैसे उन्होंने जो है वो ईरान के जितने भी अमीर हैं या ऑफिशियल्स हैं उन्हें शहीद करना है। अब ये इंफॉर्मेशन
किसी ना किसी सोर्स से उनके पास पहुंची होगी। क्या हुआ होगा, ये जिस सोर्स से इंफॉर्मेशन जाती है ना, उस सोर्स को फिर पे किया जाता है। ये मैं जस्ट एक मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये कोई हतमी बात नहीं है, ना ही मुझे इसमें कोई भी कंफर्मेशन है, मैं जस्ट एक मिसाल देने के लिए बात कर रहा हूँ आपको कि मुल्कों में क्या होता है आमतौर पे कि जब भी इस तरह का कोई अटैक होता है तो उस मुल्क का कोई ना कोई बंदा जो है वो कहीं ना कहीं पे बिक चुका होता है दुश्मन मुल्क पे, और वो अपने मुल्क की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है और बदले में बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा होता है। अब अगर ऐसे बंदे को ये कह दिया जाए, हुकूमत को तो नहीं पता कि ये बंदा क्या कर रहा है और ये हमारे लिए नुकसानदेह है या नहीं है, लेकिन एज्यूम करें कि उस बंदे को हुकूमत ये कह देती है इन गुड फेथ कि भाई अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो और बताओ कि पैसा कहाँ कहाँ से आता है आपके पास। क्यों? क्योंकि हुकूमत तो सबको कहती है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो। अब होता क्या इनकम टैक्स रिटर्न में, वाई वी फाइल टैक्स रिटर्न, जब हमारी दौलत या असासों में या हमारी वेल्थ में फर्क आ जाता है ना, तो हुकूमत ये जानना चाहती है कि ये फर्क क्यों आ रहा है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है, ज्यादा सारा पैसा। ठीक है, आप में से अगर कोई गवर्नमेंट जॉब करता है ना, ठीक है, तो आप लोगों को शायद आइडिया होगा कि गवर्नमेंट में अक्सर क्या होता है कि अगर आप मेरे वालिद साहब गवर्नमेंट जॉब करते थे तो वो मुझे अक्सर बताया करते थे कि गवर्नमेंट में तो हम लोग जब अपना घर भी बनाते हैं ना, आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो और आप अपना खुद का घर खरीद लो या बना लो या कोई अच्छी बड़ी वाली गाड़ी ले लो, तो आपके अपने ही जो डिपार्टमेंट है वो आपके खिलाफ इंक्वायरी ले आता है कि भाई साबित करो आपने घर कैसे बनाया, साबित करो आपने गाड़ी कैसे ली है, आपकी तो सैलरी बड़ी थोड़ी है, इस सैलरी में तो गाड़ी आ ही नहीं सकती, इस सैलरी में तो घर बन ही नहीं सकता, कहाँ से आया पैसा आपके पास, जरूर आपने करप्शन की होगी, जरूर आपने रिश्वत ली होगी, इसलिए आपके पास इतना पैसा आया है। एंड देन उसके बाद क्या होता है, उस पर्सन को अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, अपने आप को रिस्टोर करने के लिए उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। क्या चीज डिक्लेयर करनी पड़ती है? अपनी इनकम, अपने एसेट्स, और वो वाला सोर्स ऑफ इनकम जिसकी वजह से उसने वो घर बनाया, जिसकी वजह से उसने वो गाड़ी खरीदी और वो एसेट्स बनाए। जब वो जस्टिफाई कर देगा तो क्या होगा, इंक्वायरी खत्म हो जाएगी, इदारे को पता चल जाएगा कि नहीं भाई ये बंदा करप्शन नहीं कर रहा, ये बंदा रिश्वत नहीं ले रहा, ये बंदा बिल्कुल ठीक है। और अगर वो नहीं साबित कर सकेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसके खिलाफ मजीद कार्रवाई होगी कि ये साबित नहीं कर सका, उसको जॉब से निकाल दिया जाएगा, उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, तो या उसके खिलाफ मजीद इन्वेस्टिगेशन होगी। यही चीज यहाँ एफबीआर कर रहा है कि एफबीआर पूरे मुल्क के अंदर, पूरे मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों से ये कह रहा है कि भाई हमें शक है, मैं आपको साफ लफ्जों में ये बता रहा हूं कि हमें शक है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई शख्स किसी गैर मुल्की दुश्मन के हथे चढ़ गया और उन्हें कोई चीज प्रोवाइड कर रहा हो और बदले में बहुत ज्यादा करोड़ों रुपए ले रहा हो। कहीं कोई शख्स जो है वो नार्कोटिक्स में ना इन्वॉल्व हो चुका हो, नशा आवर चीजें ना बेचता हो, ठीक है, ड्रग्स की स्मगलिंग वगैरह में ना इन्वॉल्व हो चुका हो, कोई शख्स जो है कहीं चोरी डकैती में ना इन्वॉल्व हो चुका हो, कोई शख्स अगर किसी सरकारी ओहदे पर है तो कहीं पे वो रिश्वत ना लेता हो, करप्शन ना कर रहा हो। ये जो सरकारी हमारे ऑफिशियल्स हुआ करते हैं, यानी कि जो हमारे ऑफिसर्स हैं या इसके अलावा ब्यूरोक्रेट्स हैं या सियासतदान है, अक्सर आपने सुना होगा क्यों कहा जाता है इतना ज्यादा कि भाई गोशवारे दो, गोशवारे दो, अपने असासे डिक्लेयर करो। उसके पीछे रीजन ही यही होती है कि ये ऐसे लोग हैं जिनके हाथों में पैसा होता है, ट्रांजैक्शंस इनके सामने हो रही होती है, ये लोग कहीं से भी पैसा कमा सकते हैं, ठीक है, नाजायज तरीके से। तो उस वो नजर कैसे आएगा अगर ये लोग चीजें परचेज करेंगे? तो उस चीज को खत्म करने के लिए जो हमारे मुल्क में कवानीन है, जैसे नैब का इदारा है, ठीक है, नैब के कवानीन है, इसके अलावा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज हैं, इसके अलावा एंटी नार्कोटिक्स के लॉज हैं, एंटी करप्शन के कवानीन है, वो तमाम तर कवानीन जो है वो एफबीआर के ऊपर लागू होते हैं। एफबीआर को कहते हैं कि भाई इन सब लोगों से आप गोशवारे लो ताकि पता चले कौन कितना पैसा कमा रहा है और कहां से कमा रहा है। तो मैं वो जो ईरान वाली आपको मिसाल दी थी कि सोचे कि एक ईरान का वो बंदा है और उसको जब कह दिया उस मुल्क की टैक्स अथॉरिटी ने कि भाई अपनी इनकम सारी डिक्लेयर करो, अपने असासे डिक्लेयर करो, और पता चलता है कि वो एक ऐसा बंदा है जिसकी मिसाल के तौर पर तनख्वाह है महीने की ₹1,00,000, लेकिन उसके पास असासे है इस टाइम ₹1 अरब के, तो क्या होगा, फौरी तौर पे
वो उस बंदे को जो है वो बहुत ही ज्यादा निगहदाश्त में रखा जाएगा। उसकी बहुत सख्त इंक्वायरी होगी, बहुत सख्त इन्वेस्टिगेशन होगी कि कहाँ से आया आपके पास पैसा। हो सकता है ये बात साबित हो जाए कि वो बंदा जो है वो कहीं पे मुल्क के खिलाफ किसी साजिश में इन्वॉल्व है और मुल्क जो है वो बहुत बड़ी तबाही से बच जाए। यही चीज फिर अगर डोमेस्टिकली देखा जाए तो जो आपकी करप्शन है, रिश्वतखोरी है और डकैती, चोरी, ये सारी चीजें इस एक काम से, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से और डिक्लेरेशन से रुक सकती है। इस मकसद के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की जाती है। आपको सामने मिसाल में क्या दिखाया जा रहा है कि भाई एक शख्स है, उसके पास जो टोटल दौलत है वो टोटल दौलत कैश की शक्ल में हो सकती है, वो टोटल दौलत पैसे की शक्ल में हो सकती है, बैंक बैलेंस की शक्ल में हो सकती है, किसी गाड़ी की शक्ल में हो सकती है, प्लॉट की शक्ल में हो सकती है। इसके पास वो टोटल दौलत है साल 2024 में 80 लाख रुपया। लेकिन एक साल गुजरने के बाद 2025 में इस बंदे के पास दौलत हो जाती है 90 लाख रुपया। अब यहां पर क्या होगा, एफबीआर इंफॉर्मेशन चाहता है। एफबीआर पूछता है कि भाई 10 लाख रुपया कहां से आया आपके पास अचानक से एक साल के अंदर। तो फिर उस चीज को ये बंदा इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि इनकम टैक्स गोशवारे के जरिए, देखिए सवाल बा एफबीआर कि 10 लाख कहां से आया, क्यों। अच्छा, एफबीआर को पता कैसे चला, भाई इस बंदे ने प्लॉट लिया है। ये देखिए 90 लाख के साथ क्या लिखा हुआ है, एडिशन ऑफ प्लॉट, कीमत कितनी है 10 लाख रुपए। तो जब इस बंदे के शनाख्ती कार्ड पर सीएनआईसी पर 10 लाख रुपए का प्लॉट रजिस्टर हुआ है, रजिस्ट्री हुई है, तो हुकूमत को पता चल गया, एफबीआर को भी पता चल गया कि भाई 10 लाख रुपए का प्लॉट लिया है इस बंदे ने। एफबीआर ने सवाल पूछा कि कहाँ से आया है। उसने अपनी रिटर्न के जरिए, गोशवारे के जरिए जवाब दिया कि भाई मैंने किसी जगह पे जॉब करता हूं मैं, वहां से मुझे पूरे साल में 12 महीनों में मिली 20 लाख रुपया तनख्वाह। उस 20 लाख रुपए में से मैंने 10 लाख रुपए अपने एक्सपेंसेस कर दिए। अभी देखिए क्या हो रहा है, ये डिक्लेरेशन है, डिक्लेयर कर देना, ऐलान कर देना, बयान कर देना। ये कहां पर बताया होगा इस बंदे ने, ये सारा कुछ इस जगह पे आयरिस में बताया होगा, यहाँ पे आके। ये देखिए ये साल 2025 की रिटर्न में इसने जाके ये सारा कुछ बताया होगा कि भाई मैंने सैलरी ली, कितनी सैलरी ली, 20 लाख रुपए। ठीक है। और फिर वो क्या कहता है कि मेरी उस 20 लाख रुपए सैलरी में से, आगे देखें, वो कहता है मेरी 20 लाख सैलरी में से 10 लाख रुपए मेरे एक्सपेंसेस हो गए। कहाँ पे हुए 10 लाख रुपए एक्सपेंसेस, मैंने आपको पहले बताया है, बिजली, पानी, गैस, ग्रोसरी, बच्चों के अखराजात, वो सारा कुछ। ये देखिए यहाँ पे वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर एक्सपेंसेस आएगा। इनकम डिक्लेयर कर दी 20 लाख रुपए सैलरी में, इनकम फ्रॉम सैलरी। समझाऊंगा ये सारा आपको, बेफिक्र रहे। एक्सपेंसेस में गए 10 लाख रुपए के एक्सपेंसेस डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पे। ये कुछ पहले की चीजें मैंने रिमूव कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को जरा बेहतर तरीके से समझ आए। अभी हमने क्या बात की है जी, 10 लाख रुपए इनका एक्सपेंस है। तो अब मैं यहाँ पे, ये सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं, मैंने तो एक एंट्री कर दी है ना, तो मैं यहाँ पे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस यानी ये जो ग्रोसरी वगैरह के घरेलू अखराजात होते हैं, मैं वहां पे 10 लाख रुपया एंटर कर रहा हूँ। 20 लाख इनकम थी, 10 लाख रुपया एक्सपेंस हो गया। बाकी का जो 10 लाख है ना, तो वो बंदा इंतहाई जो है अदब से गुजारिश करता है एफबीआर के पास कि मेरा जो बाकी का सेविंग थी ना वो 10 लाख थी, मैंने उसी सेविंग से प्लॉट ले लिया। मैं उससे कैश, बैंक, प्रॉपर्टी, कार, गोल्ड, सोना कुछ भी बना सकता था, मैंने उससे 10 लाख का प्लॉट ले लिया। और ये वजह है कि आपको यहाँ पे मेरा 90 लाख रुपए एसेट्स नजर आ रहे हैं इस साल में। ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर अभी तक टैक्स की कोई बात नहीं की। टैक्स जो है वो प्राइमरी कंसर्न नहीं है एफबीआर का, प्राइमरी कंसर्न है डिक्लेरेशन, इनकम की शफाफियत। सेकेंडरी कंसर्न है टैक्स कलेक्शन। एफबीआई ने कहा कि अगर किसी शख्स की आमदन 6 लाख रुपए से जायद है तो आपने टैक्स देना, नहीं तो नहीं देना। ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि इनकी आमदन तो 20 लाख रुपए है, तो फिर इन्हें टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा खैर, जो सेविंग हुई है, अब ये देखिए 10 लाख रुपए यहाँ लग गया ना, जो 10 बचा उसका ले लिया इन्होंने एक प्लॉट। ठीक है। ये देखिए ये वेल्थ स्टेटमेंट है, इसमें ये पहले भी इनकी प्रॉपर्टीज आ रही है ना पिछले सालों में जो इन्होंने ली हुई है,
जो मैंने आपको बताया 80 लाख की है, एज्यूम कर लेंगे ये सारी 80 लाख की है। अब 10 लाख रुपए का, ये मैं वैसे तो यहाँ पे एड्रेस लिखना होता है, न्यू, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, न्यू प्रॉपर्टी एड्रेस 10 लाख वाली, ठीक है, ABCD, पैसे हमें मरले और सारा कुछ लिखना है। अब ये इसके सामने आपने कीमत लिख देनी, इसलिए 10 लाख रुपए कैलकुलेट कर दी। अब देखिए हुआ क्या है, बेसिकली इसे कहते हैं डेक्लेरेशन, कि एक शख्स ने जब 10 लाख रुपए का प्लॉट लिया है ना, और एफबीआर को पता चल गया कहीं से, तो एफबीआर ने पूछा कि भाई कहाँ से है 10 लाख का प्लॉट, तो उसने बता दिया है कि 20 लाख कमाया था, 10 खर्च कर लिया, 10 को सेव कर लिया, प्लॉट ले लिया, ये मेरी डिक्लेरेशन है, आप बताओ जस्टिफाई है? ठीक है, एफबीआर ने कहा भाई जस्टिफाइड, हमें एक्सेप्ट, हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, बाकी आपकी आमदन क्योंकि 6 लाख से ज्यादा है तो थोड़ा सा टैक्स भी जमा करवा दो। ठीक है, कितना टैक्स जमा करवाऊं? उसने कहा जी, उन्होंने कहा जी गोशवारे में आप देख लो, ठीक है, आईरस जो है वो आपको कैलकुलेट करके बता देगा। ठीक है, तो आईरस जी ने कैलकुलेट करके बता दिया। ये खैर इनकी अभी यहाँ पे बिजनेस इनकम भी लिखी हुई है ना 50 लाख रुपए, तो इसलिए आपको अभी ये बिजनेस इनकम भी नजर आ रही है इसके अंदर। तो बिजनेस इनकम को मैं एक दफा आप लोगों के लिए डिलीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। अभी देखिए जी, 20 लाख रुपए आमदन थी और इसके ऊपर टैक्स कितना लगा? 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए टैक्स है 20 लाख रुपए के ऊपर, नॉर्मल इनकम टैक्स 1.5 लाख। तो ये चीज है जी सारी, कि हम लोग टैक्स रिटर्न क्यों फाइल करते हैं, उसके पीछे रीजन क्या होती है टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। आज अब हमने यहीं से बात को आगे बढ़ाना है, कि ये जो हमने लिखा है ना कि सैलरी इनकम है, तो अब हमने इसी बात को आगे बढ़ाना है कि एक सैलरीड इंडिविजुअल जो है वो अपनी रिटर्न फाइल कैसे करता है, बीइंग अ क्लाइंट वो आपके पास कैसे आएगा, कैसे अपना डाटा आप लोगों के साथ शेयर करेगा। तो अभी हम जो है ना साथ ही इस चीज को भी देखते हैं। अच्छा जी, सैलरीड इंडिविजुअल जब भी आपके पास आएगा ना, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास अपनी एक सैलरी स्लिप लेके आया करेगा। खास तौर पे जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं वो तो लाजमी स्लिप लेके आया करेंगे, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हो गए, आर्मी के हो गए, इस तरह दूसरे इदारों के, सबके पास एक सैलरी स्लिप हुआ करती है। सैलरी स्लिप लेके, सैलरी स्लिप में बहुत सारी चीजें हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, ये कितना कुछ आपको नजर आ रहा है। क्या ये सब कुछ सैलरी है? तो मेरा जवाब है जी बिल्कुल, ये सारा कुछ सैलरी है। ठीक है, तो ये भी जो है वो सैलरी की रिटर्न है, ये मिलिट्री की है। ठीक है, तो ये कैप्टन साहब है, उनकी सैलरी है, मंथली सैलरी है। ठीक है, ये एक जो है वो स्केल 14 के एम्प्लॉई हैं, टीचर है, इनकी मंथली सैलरी है। अब हमने देखना है कि भाई हमने रिटर्न कैसे फाइल करनी है, रिटर्न में क्या क्या चीजें होती हैं। सैलरी का हम लोग लफ्ज तो सुनते रहते हैं ना, लेकिन सैलरी में आता क्या क्या है, यही चीज मैंने यहाँ पे नोट्स में भी लिखी है। अगर आप सैलरी के नोट्स देखते हैं तो ये ढेर सारी चीजें लिखी हुई है सैलरी में। अच्छा, सैलरी होती क्या है? सबसे पहली बात तो ये, सैलरी भाई डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम में से ना एक हेड ऑफ इनकम है। हेड्स ऑफ इनकम से क्या मुराद है? फॉर द पर्पज ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एंड द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ऑल इनकम शैल बी क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। वो कह रहे हैं जी कि टैक्स की कैलकुलेशन के लिए और इनकम की डिक्लेरेशन के लिए जो हम लोग इनकम पैसा कमाते हैं ना, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने यानी कि हमारे कानून ने उसको 5 हेड्स में डिवाइड कर दी है, कि यहाँ यहाँ से कोई शख्स पैसा कमा सकता है, तनख्वाह से, रेंटल इनकम प्रॉपर्टी से, बिजनेस से, कैपिटल गेन से, या फिर अदर सोर्सेज से। उन्हीं में जो सबसे पहला सोर्स ऑफ इनकम है वो है सैलरी, यानी वो तमाम लोग जो सैलरी से पैसा कमाते हैं। ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन नंबर 11 किताब के अंदर आपको सेम ऐसा ही मिलेगा। और इसी के एडजस्टेंट अगर आप देखें तो यहाँ पर आइरस का एक स्नैपशॉट मैंने लगाया हुआ है, जिसके अंदर आपको सेम यही हेड्स नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन। वही चीज आगे उन्होंने आइरस के अंदर जो फॉर्म बनाया है, इनकम टैक्स गोशवारा जो बनाया है, उसके अंदर इंप्लीमेंट कर दी है।
ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या देखना है जी कि सैलरी है क्या चीज। आम हालात में हम लोग यही समझ लेते हैं कि हमें हर महीने जो तनख्वाह मिलती है, जो हमारे बैंक में पैसा आता है, बस वो हमारी सैलरी है। लेकिन एफबीआर जो है वो ऐसा नहीं समझता। एफबीआर कहता है कि किसी भी शख्स को उसके एम्प्लॉयर से, उसके बॉस से, उसकी कंपनी से या किसी भी गवर्नमेंट के इदारे से, जहां से भी वो इनकम हासिल करता है, वहां से मिलने वाला कोई भी बेनिफिट जो है वो उसके लिए सैलरी में शामिल हो जाएगा। ठीक है, वो उसकी सैलरी इनकम कहलाएगा। हमें सैलरी के कंपोनेंट्स में क्या क्या चीजें आती हैं, अभी हम लोग ये भी देखते हैं। किसी की भी सैलरी स्लिप, अगर क्लाइंट आपके पास सैलरी स्लिप लेके आता है तो आपने उस सैलरी स्लिप को किस तरीके से पढ़ना है, मैं ये भी सारा अभी सिखाऊंगा आप लोगों को। क्योंकि आपके पास तो प्रैक्टिकली क्लाइंट आना है ना, क्लाइंट ने आके सैलरी स्लिप आपके सामने रखनी है, उसने कहना है जी मेरा गोशवारा बना दो। तो फिर आपको अगर सैलरी स्लिप ही नहीं पढ़नी आएगी तो कैसे करोगे आप लोग। ऐसे सिंपल रिटर्न तो हर कोई कर लेगा ना कि ठीक है जी महीने की 50,000 सैलरी है तो उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 लाख बन गई, ये रिटर्न होगी। ये तो गलत है, ये डिक्लेरेशन ही नहीं है पूरी तरीके से। जो प्रॉपर डिक्लेरेशन है ना, उसमें हर हेड आना चाहिए। ठीक है, हर एडजस्टमेंट आनी चाहिए, फिर पता चलता है। क्योंकि जब गवर्नमेंट आपको पूरी सैलरी स्लिप बना के दे रही है तो गवर्नमेंट आपसे यही एक्सपेक्ट कर रही है कि आप भी उस चीज को पूरी तरीके से डिक्लेयर करो। ये सैलरी स्लिप जी मैं आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। इसके अलावा आपको एलएमएस पोर्टल में भी मिल जाएंगी। अच्छा, साथ ही साथ आप लोगों को बताता चलूं कि ये नोट से भी हम लोग पढ़ेंगे, और सैलरी के बारे में इन डिटेल जो लिखा हुआ है आप लोगों ने जो रीड करना है, जो आप लोगों का होमवर्क होगा, वो है सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 12 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर। ठीक है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस मैंने आपको बताया था, सिंपल आप गूगल से सर्च कर लेंगे तो एफबीआर की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। देखिए, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एफबीआर सर्च करेंगे ना तो यहाँ से आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस मिल जाएगा। इस तरीके से आप ओपन करेंगे तो ये ओपन भी हो जाएगा। ठीक है, और इसी के अंदर आप सर्च करेंगे कंट्रोल+F करके सेक्शन नंबर 12। तो ये सेक्शन 12 किसके बारे में है जी, सेक्शन 12 है आपके पास सैलरी के बारे में, तनख्वाह के बारे में। एक आम आदमी जिसको तनख्वाह कहता है, एफबीआर उसको तनख्वाह नहीं कहता है, एफबीआर की अपनी डेफिनेशन है। हमने बीइंग का टैक्स कंसल्टेंट किसकी बात माननी है, एफबीआर की बात माननी है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की बात माननी है। ठीक है, तो एफबीआर ये कहता है कि किसी भी एम्प्लॉय को अगर कहीं से जॉब पर वो जॉब करता हो, वहां से उसको किसी भी तरह की कोई अमाउंट मिल रही है, चाहे वो पे है, कोई डेली वेजेस है, किसी भी तरह की रेम्युनरेशन है, फीस है, छुट्टियों की पेमेंट है, ग्रेजुटी है, वर्क कंडीशन सप्लीमेंट है, बोनस मिलता है, कमीशन मिलता है, ओवर टाइम की पेमेंट मिलती है, इंसेंटिव्स मिलते हैं। ठीक है, डेंजरस वर्किंग कंडीशंस की वजह से कुछ पैसे मिलते हैं, सप्लीमेंट्स मिलते हैं, किसी भी किस्म की मुराद मिलती हैं, उसको बिजली पानी गैस फ्री में दिया गया है, या उसके बिल जो है वो कंपनी अदा करती है, उसके बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जा रही है। ये बेतहाशा चीजें हैं इसके अंदर लिखी हुई है सेक्शन 12 और सेक्शन 13 के अंदर। ये आप लोगों ने रीड करना है, बहुत आसान है रीड करना। ना समझ आए, जो चीज ना समझ आए उसको इस तरीके से हाईलाइट करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दें, मेरे नंबर पे भेज दें, या फिर जो नेक्स्ट क्लास है आप उसमें भी मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको कंप्लीट अच्छे से जवाब दूंगा, सारा समझाऊंगा भी। लेकिन पूरे पूरे सेक्शन मैं नहीं रीड किया करूंगा, उसकी वजह यह कि सेक्शंस बहुत लंबे होते हैं और हमारी क्लास का जो टाइम है वो हमें इतनी इजाजत नहीं देता। ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोग क्या करने लगे हैं जी, हम लोग कोई एक सैलरी स्लिप पकड़ते हैं, ठीक है, और उससे थोड़ा सा जाते हैं रिटर्न की तरफ। उससे पहले आइरस के अंदर जो सैलरी का पार्ट हमें दिया गया है वो हमें क्या क्या कहता है जी, उसमें क्या क्या हेड्स हैं, कॉलम्स हैं, हम एक नजर इसे भी देख लेते हैं। ठीक है, तो आइरस के अंदर जो इनकम फ्रॉम सैलरी है ना, उसमें क्या क्या आता है ये देखिए जी। जब यहाँ पे आप रिटर्न ओपन कर लेते हैं ना और आप यहाँ पे आते हैं सैलरी में, तो ये सैलरी के कंपोनेंट्स हैं। बेशक सैलरी एक लाइन में भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, ठीक है, वो कहीं पर भी ऐसी जगह पे जॉब करता है, आम बहुत सारे आपको इस तरीके के लोग मिलेंगे। मिसाल के तौर पे एक टीचर है, वो किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं,
वो प्राइवेट स्कूल सीधी सीधी दो ठोक उन्हें महीने की 70,000 रुपए सैलरी दे रहे हैं। तो क्या वो इतने सारे कंपोनेंट्स में कहीं पे जाएंगे कि मैं यहाँ पर भी 70,000 को लिखूं, यहाँ पर भी लिखूं, यहाँ पर भी लिखूं? ना तो उस चीज की जरूरत है और ना ही उस चीज के कोई रीजन बनता है उसको अलग अलग जगहों पे लिखने का, क्योंकि वो है ही एक सिंगल आइटम। क्या किया जाएगा, यहाँ पे 70,000 को 12 से मल्टीप्लाई करके 8,40,000 रुपए एक ही जगह पर लिख दिया जाएगा। और ये क्या हुआ, सैलरी इनकम डिक्लेयर हो गई। ठीक है, बस इनकम की डिक्लेरेशन इतनी होगी, बाकी आप अपने एक्सपेंसेस बताओगे, अपनी सेविंग बताओगे और आपका गोशवारा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा शख्स जिसको सैलरी मिल ही इस शक्ल में रही है, तो ये बात है ना कि फिर उससे सवालात भी उसी शक्ल के हिसाब से हो सकते हैं। यानी जिस तरीके से उसको पे किया जा रहा है, गवर्नमेंट उसी तरीके से उससे सवालात भी कर सकती है। जो वो प्राइवेट स्कूल वाले भाई हैं, वो तो बड़े आराम से कह देंगे कि भाई मुझे तो फिक्स 70,000 रुपए मिलता था, मैं उसके बारे में आके बता देता था। लेकिन जिस बंदे को इस तरीके से सैलरी मिल रही है, उसके लिए ये सारे के सारे सैलरी के कंपोनेंट्स हैं, वो इन्हें कहाँ कहाँ किस किस जगह पर प्लेस करना है, अभी हमने यही चीज सीखनी है। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, सबसे पहले हम एक सैलरी स्लिप, अच्छा फिर बात वहीं पे आ गई है, कंपोनेंट्स देख लें थोड़े से, फिर सैलरी स्लिप को समझते हैं। कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर जो सबसे पहला कंपोनेंट है क्या है, ये बेसिकली आपकी बेसिक पे है। ठीक है, ये चाहे कोई बंदा महाना तनख्वाह ले रहा हो तो उसकी भी एक बेसिक पे होती ही होती है। ठीक है, कोई बंदा डेली की दिहाड़ी ले रहा है उसकी भी वेजेस होती है, कोई बंदा वीकली वेजेस ले रहा है, कोई बंदा 15 दिन के बाद पेमेंट ले रहा है। तो यहाँ पर वो पैसे जो फिक्स वाले हैं ना, वो आपके यहाँ पे आ जाए, वो किसी भी शक्ल में हो सकते हैं। यहाँ पे आपके फिक्स वाले पैसे आएंगे, महाना जितने हैं उनको 12 से मल्टीप्लाई करके 12 मंथ्स का आपने यहाँ पे लिख देना है। और ये जरूरी है कि 12 महीने जॉब भी की हो, ऐसा ना हो कि आपने 8 महीने पैसे रिसीव किए, 8 महीने जॉब की है, लेकिन फिर भी आप 12 महीनों का लिख रहे हो, नहीं, फिर नहीं आप लिखोगे। हमारे नोट्स हमें क्या सिखाते हैं, नोट्स हमें ये सिखाते हैं कि भाई जो आपकी 12 महीनों की पेमेंट्स है ना, आपने वो टोटल करके लिख रही है, मल्टीप्लाई नहीं करना, जमा करना है। अब देखिए एक बंदा है, वो 1 जुलाई 2024 से उसने शुरू किया है, तो उसको एक सैलरी मिली है 40,000, अगस्त में फिर 40, फिर 40, फिर 40। यहाँ पर आके जनवरी में उसने वो जॉब छोड़ के एक नई जॉब शुरू की, वहां उसको 70,000 मिलना शुरू हो गया। 2 महीने उसको 70,000 मिला है, फरवरी में उसने वो जॉब छोड़ दी और फिर मार्च अप्रैल में वो बंदा पूरी तरीके से फारिग रहा है, उसको 0 रुपया मिला है। तो ये भी उसके सैलरी का पार्ट बन जाएगा, 0 रुपया जो है। ठीक है, और फिर जो जून की सैलरी है वो भी उसको जून में नहीं मिली, वो उन्होंने लेट कर दी, वो अगले महीने में चली गई। तो फिर हमारे पास जो 12 महीनों के पैसे बने वो कितने बनते हैं, अगर देखा जाए तो 12 महीनों के पैसे बनते हैं इनके 3,80,000 रुपए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 40,000 को देख के मल्टीप्लाई कर देता 12 से, तो वो एक डिफरेंट सैलरी बननी थी। ये एक रिफंड बनी है, क्यों, क्योंकि हर महीने की इनकम को ऐड किया गया। ठीक है जी, तो इसलिए आप कहीं पर भी जॉब कर रहे हो, आप एक से ज्यादा जॉब कर रहे हो, आप जॉब छोड़ चुके हो, आपने जितनी तनख्वाहें रिसीव की है ना, वो आपकी सैलरी कहलाएगी। ठीक है, जितनी तनख्वाहें रिसीव की हैं और इसके साथ साथ एम्प्लॉयर से या बॉस से जितना भी पैसा रिसीव किया है इन 12 महीनों में, वो सारा टोटल करके आपकी सैलरी बन जाती है और उसके ऊपर आपने टैक्स देना होता है। ठीक है जी, तो ये था हमारा सबसे पहला, क्या है, बेसिक सैलरी वाला हिस्सा। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास लाइन है जी, अलाउंसेस की। अलाउंसेस में क्या होता है, ये आपके जो बेसिक सैलरी है उसके साथ आपको अलाउंसेस मिलते हैं, और तमाम तर अलाउंसेस की कोई ना कोई एक कैटेगरी होती है। ठीक है, कोई हाउस रेंट अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है, ठीक है, रिलीफ अलाउंस है, इसी तरीके से डियर डेथ अलाउंस होता है, बेतहाशा अलाउंस है, कुछ छुट्टी का अलाउंस होता है, एमफिल अलाउंस होता है, स्पेशल अलाउंस होते हैं। तो हर कंपनी में, हर सरकारी इदारे में आपको अलाउंसेस के नए नए नाम सुनने को मिलेंगे, क्योंकि ये उनकी अपनी एक डोमेन है, वो अपना कोई भी अलाउंस जारी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं जो है ऐसे ही बैठा बैठा, अगर मेरी कोई कंपनी है उसमें एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो मैं अगर अपने नाम से एक अलाउंस जारी कर दूं, ठीक है, तो या मैं अपने वालिद साहब के नाम से एक अलाउंस जारी कर दूं कि जी आज के बाद जो है मैं अहमद अलाउंस के नाम से अलाउंस दिया करूंगा हर महीने 5,000 रुपए, तो ये भी अलाउंस होगा। अलाउंसेस के लिए एक बात आपने याद रखनी है कि कोई स्पेसिफिक कंडीशंस नहीं है जिन्हें मीट करना जरूरी है। अलाउंसेस जो है वो पैसे की ही एक शक्ल है, उसको चाहे आप किसी भी शक्ल में अदा कर दो, अल्टीमेटली वो आपके एम्प्लॉय की सैलरी का पार्ट ही बनती है।
तो यही वजह है कि आपको डिफरेंट कंपनीज के अंदर, डिफरेंट इदारों के अंदर अलाउंसेस के नए नए नाम सुनने को मिलते हैं, बट अल्टीमेटली चीज यही है कि वो सैलरी की मुख्तलिफ शक्लें हैं। ठीक है, तो हमें ये समझ आया कि भाई अगर आपके पास कोई सैलरी स्लिप लेके आता है, तो जितने भी उसके अंदर लफ्ज अलाउंसेस लिखे हुए हैं ना, उन सबको आपने ऐड करना है। और ऐड करने के बाद कहाँ लिख देना है? उन सबको आपने ऐड करने के बाद यहाँ इन अलाउंसेस में डाल देना है। उसके बाद है जी पेंशन। अब एक अगर हाजिर मुलाजिम है तो उसको तो पेंशन नहीं मिल रही होगी ना, डेफिनेटली जो बंदा रिटायर्ड होगा उसको पेंशन मिल रही होगी, उसकी पेंशन आपने यहाँ पे लिख देनी है। जो हाजिर मुलाजिम होगा उसके लिए यहाँ पे क्या लिखना है? खाली छोड़ देना है। और यही चीज अलाउंसेस के लिए भी है। अगर एक बंदे को, जैसे मैंने मिसाल दी है, 70,000 रुपए फिक्स सैलरी मिल रही है और इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा, तो उसके अलाउंसेस वाला डिब्बा भी खाली आ जाएगा, पेंशन वाला भी खाली आ जाएगा। देन है जी एक्सपेंडिचर रीइंबर्समेंट। एक्सपेंडिचर रीइंबर्समेंट में क्या होता है कि एक आदमी जो एक मुलाजिम है वो अपनी जेब से कहीं पे पैसा खर्च कर ले और बाद में जो उसकी कंपनी है वो उसको वो पैसे पे कर दे। एक तो ये तरीका कार है ना सैलरी का, कि सैलरी पकड़ाई जाती है एम्प्लॉय को और वो फिर जाके उसमें से खर्च करता है, वो जाके अपने बिजली के बिल देगा, वो अपने घर का राशन वगैरह लेके आएगा। और एक ये भी तरीका कार है कि जो उसका एम्प्लॉयर है, मिसाल के तौर पे वो उसे कहता है कि यार सैलरी आपकी अभी लेट है थोड़ी सी, 5-10 दिन, तो आप ऐसा करो कि ना राशन ले आओ और राशन का जितना भी बिल बनेगा ना वो लाके आप मुझे दे दो, मैं आपको वो बिल के बदले में पैसे दे देता हूँ, आप वो पैसे जाके आगे अदा कर देना। ये क्या है? एक्सपेंडिचर रीइंबर्समेंट। कि एम्प्लॉय ने चीज खरीद के उसका बिल दे दिया अपने मालिक को, मालिक ने बिल के मुताबिक पैसे अदा कर दिए। बाद में जब कहीं सैलरी वगैरह आएगी तो वो खुद ही देखा जाएगा, इसमें से कट जाएंगे वो पैसे या ना भी कटने हुए हो सकता है। ये सैलरी जितनी आएगी वो उतनी उस हिसाब से लिखी जाएगी। तो एक्सपेंडिचर रीइंबर्समेंट की मिसाल समझ लें। ठीक है, इसमें अक्सर ये भी होता है कि कोई एम्प्लॉय बीमार हो जाता है या उसके घर का कोई फर्द बीमार हो जाता है, तो वो अपना इलाज वगैरह करवा लेते हैं। तो कई दफा बॉस जो है या उनका एम्प्लॉयर खुश हो कहता है कि ठीक है आपने इलाज करवाया, आपके पैसे लगे हैं, तो ये पैसे मैं दे दूंगा कंपनी की तरफ से आपको, तो आपके जितने पैसे लगे हैं मुझे बताना। ये क्या होगा? री इम्बर्समेंट। यानी एक चीज जो पहले से अदा हो चुकी है, लग चुकी है, खर्च हो चुकी है, उसकी जगह पर उसके जो कमी हुई है उसको पूरा करने के लिए पैसे वहां पर लगा देना। तो अगर कोई एक एम्प्लॉय है उसके इस तरीके से हुए हैं, अगर उसके किसी जगह पे कोई ऐसा उसके पास डॉक्यूमेंट मौजूद है जिसमें लिखा हुआ है कि जी ये एक्सपेंडिचर रीइंबर्समेंट हुई थी, या वो एम्प्लॉय जो है वो खुद आके बता देता है कि जी ऐसे ऐसे मेरे एम्प्लॉयर ने मेरी फलान जगह पे पैसे मेरे बिहाफ पे अदा किए हुए हैं, एक्सपेंडिचर रीइंबर्समेंट हुई है, तो आप यहाँ पे ऐड कर दे। अब आप लोगों के जहनों में आ रहा होगा जी कि वो ठीक है, बाकी चीजें तो सैलरी स्लिप वगैरह से पता चल जाती है, अब इस तरह की चीज तो हो सकता है पता ही ना चले, तो फिर हम कैसे लिखेंगे? तो इसका जवाब बहुत ही आसान है, वो ये है कि हम लोग टैक्स कंसल्टेंट जो है वो हम उस बंदे के लिए एक सहूलत के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग उसको असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपने क्लाइंट को। हमारा मकसद ये नहीं है कि क्लाइंट के साथ हम इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दें कि बताओ ये पैसा कहाँ से आया है। हम लोग एफबीआर नहीं है, हम लोग तो क्लाइंट को असिस्ट कर रहे हैं। क्लाइंट कहेगा कि मुझे सैलरी मिली है 10 रुपया, भले उसके अकाउंटों में लाखों रुपए आया हो, वो कहता है कि मुझे 10 रुपए सैलरी मिली तो हम यहाँ पे 10 रुपए डाल देंगे। क्लाइंट ने जो कहा हमने तो वो करना है ना। ठीक है, हाँ हम उन्हें असिस्ट कर सकते हैं क्लाइंट को कि सर ऐसा करने से आपको एफबीआर वाले जो है इंक्वायरी कर सकते हैं, आपको नोटिस भेज सकते हैं, आपको सजा मिल सकती है, तो क्या आप इसके लिए तैयार है? अगर वो शख्स कहता है कि नहीं फिर भी मेरा जो मैं कह रहा हूँ वही करो, तो आप वही करोगे। सो यही बात है कि ये जो एक्सपेंडिचर रीइंबर्समेंट और इस तरह की बहुत सारी और भी चीजें आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, ये सारी चीजें ऐसी नहीं है कि जो हमेशा सबको नजर आ रही होती है। इनमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो एक टैक्स पेयर अपनी मर्जी से डिक्लेयर करता है, अपनी मर्जी से बताता है कि हाँ भाई ये पैसे वाकई ही मुझे मिले हैं और मैं इनके ऊपर जो है वो सच्चे दिल से टैक्स अदा करना चाहता हूँ। तो फिर आप इसको एंटर कर दो। और अगर कोई नहीं बताना चाह रहा तो ठीक है, उसको छोड़ दो। एफबीआर को किसी और सोर्स से पता चल जाएगा तो एफबीआर सवाल पूछ लेगा, कल को जवाब दे देंगे एफबीआर को और दोबारा टैक्स भर देंगे। और अगर एफबीआर को भी नहीं पता चलता तो जो ऐसे चलता है इसको ऐसे ही आप लोग चलने दो। आ गया जी वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स। परक्विजिट्स कहते हैं मुराद को। अक्सर आपने सुना होगा ना कि जी फलां बंदे को जो है गवर्नमेंट ने बड़ी मुराद दी हुई है। मुराद से मुराद आप आसाइशें समझ लें,
यानी ये सैलरी के साथ ना आपको मुख्तलिफ आसाइशें दे दी जाती हैं। ठीक है, आमतौर पे क्या होता है कि मुलाजमों को या एम्प्लॉयज को या फिर स्किलफुल पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए ये मुख्तलिफ तरीके से जो है वो उन्हें इस मुराद को इस्तेमाल किया जा रहा होता है। बजाय एक बंदे को आप 2 लाख रुपए सैलरी दे दोगे मंथली, और एक कंपनी उसे मंथली 2 लाख रुपए सैलरी दे रही है ना, और दूसरी कंपनी जो है वो अगर उसको सैलरी थोड़ी सी कम दे रही है लेकिन साथ में कहते हैं जी हम आपके बिजली के बिल भी हम अदा कर देंगे, आपको रिहाइश भी देंगे, हम आपको मेडिकल अलाउंस भी देंगे, हम आपके बच्चों की स्कूल की फीस भी अपने जिम्मे ले लेंगे, और उसको वो चीज ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। ये इमोशनली थोड़ा सा तरीके से जो है वो खेला जाता है कि एम्प्लॉयज को और आम आदमी को जो सैलरीड इंडिविजुअल्स है उन्हें ऐसा शो किया जाता है कि उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखा जा रहा है, इमोशनली उनके साथ अटैच हो जाते हैं लोग, लेकिन हकीकत में पैसे उतने ही दे रहे होते हैं जितने कोई दूसरी कंपनी सैलरी की शक्ल में दे रही होती है। तो लिहाजा जितनी भी परक्विजिट्स होंगी वो तमाम तक परक्विजिट्स उनकी जो मार्केट वैल्यू है, या अगर वो पैसे की शक्ल में दी जा रही है वो सहूलियात, तो वो जितना पैसा है वो आपने यहाँ पे परक्विजिट्स पे लिख देना। लास्ट में है जी प्रॉफिट्स इन ल्यू और इन एडिशन टू पे वेजेस और अदर एब्रेशन, यानी ऐसे प्रॉफिट्स या इंसेंटिव्स या एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन बेनिफिट्स या बोनसेस, यानी जो आपकी बेसिक सैलरी की तरह ही लगे लेकिन उसके साथ आपको मिल रहे हो, और इसका इख्तियार आपके हाथ में, आप ज्यादा काम करोगे आपको ज्यादा बोनसेस मिल जाएंगे, ज्यादा इंसेंटिव्स मिल जाएंगे, ज्यादा कमीशन मिल जाएगा, आप ओवर टाइम वगैरह करोगे आपको उसके पैसे मिल जाएंगे, वो आपने यहाँ पे लास्ट में लिख देने। अब ये देख लें जी, ये है सैलरी के टोटल 3 और 2 5 कंपोनेंट्स, पेंशन वाले को तो निकाल देना, तो टोटल 5 कंपोनेंट्स है सैलरी। इसके अंदर आपने सैलरी को डिक्लेयर करना। अब चलते हैं हम लोग सैलरी स्लिप की तरफ। सैलरी स्लिप जो गवर्नमेंट की है ना जी, वो आपको हमेशा यही वाली नजर आएगी। किसी भी गवर्नमेंट के मुलाजिम की आप सैलरी स्लिप देखोगे ना, तो ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल फॉर्मेट है, आपको ऐसा ही नजर आएगा। इसमें ऊपर नीचे की तमाम तर चीजों को आपने बड़े ही आराम से जो है वो इग्नोर कर देना है। आपने देखना कहाँ से शुरू करना है, आपने इस जगह से देखना शुरू करना है जहाँ पे लिखा होगा ना पे एंड अलाउंसेस, यहां से आपने देखना शुरू कर देना है। ठीक है, सबसे पहली क्या चीज है, वो बता रहा है कि जी इस बंदे की बेसिक पे है कितनी। बेसिक पे है जी 22,530 रुपए। ये किस टाइम की है, सबसे ऊपर जाए, मंथली सैलरी स्टेटमेंट जून 2025, यानी ये जून 2025 के महीने की इस बंदे की तनख्वाह है। ठीक है, अच्छा 1 महीने की ये तनख्वाह है, आप इससे हर महीने की सैलरी स्लिप मंगवाएं। ज्यादा बेहतर काम अगर आपको बताऊं तो सभी महीनों की सैलरी स्लिप मंगवा लें। अगर ये कहता है कि नहीं सैलरी स्लिप मौजूद नहीं है मेरे पास, तो डाटा भी ये ले सकते हैं अपने कंपनी से पूरे 12 महीनों का। वो नहीं ले सकता तो आप इससे पूछ ले कि भाई सैलरी आपकी तकरीबन सेम ही रहती है थ्रू आउट द ईयर। अगर वो कहे कि हाँ जी ये चीजें तकरीबन सेम ही है थ्रू आउट द ईयर, तो अब फिर आप एक ही सैलरी स्लिप को 12 से मल्टीप्लाई कर दें इनकी सारी फिगर्स को, आपके पास जवाब आ जाएगा। तो एक आप और चीज इसमें देख सकते हैं कि भाई लेंथ ऑफ सर्विस, अगर कोई नया मुलाजिम होगा ना तो उसकी लेंथ ऑफ सर्विस 1 साल से भी कम होगी। अब हर साल में आपको पता है 12 महीने हैं, लेकिन ये लगा नया नया, कब लगे हैं ये भाई, ये लगे हैं जी 18 जनवरी 2025 को, यानी इन्होंने जून के महीने तक अपेरेंटली देखा जाए तो तकरीबन 5.5 महीने या 6 महीने काम किया। दैट मीन्स कि इनकी सैलरी 12 महीनों की तो है ही नहीं ये। आप इनसे पूछ सकते हैं कि क्या इससे पहले कहीं और जॉब करते थे, अगर तो करते थे तो वो भी इसके अंदर ऐड कर दे, अगर नहीं करते थे तो फिर यही सिर्फ 5 से 6 महीनों की सैलरी ही इनकी टैक्सेबल सैलरी होगी, और इसी को ही आपने डिक्लेयर करना है। अच्छा जी, अब यहाँ से आपने देखना शुरू कर देना है। बेसिक पे आपने देख ली, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दे अगर 12 महीनों की है। अगर वो कहता है कि भाई मैं तो 5 महीने हुए मुझे जॉब करते हुए, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दे। उसके बाद अलाउंसेस शुरू हो गए। सबसे पहले आ रहा है जी कन्वेंस अलाउंस, 2005 में मिलना शुरू हुआ होगा। ठीक है, या हो सकता है 2005 में कोई कानून पास हुआ हो इसके हवाले से गवर्नमेंट में कि जी कन्वेंस अलाउंस देना है, इसलिए इसका नाम कन्वेंस अलाउंस 2005 है। तो कभी भी आपने इन चीजों के नामों पे नहीं जाना, किस चीज का फलां का ये नाम क्यों लिखा गया हुआ है, कोई भी वजह हो सकती है जी। हमें हमने उस चीज की जो नेचर है उसको देखना है, और नेचर को देखते हुए उसे आगे यूज करना है। लिखा जी कि कन्वेंस अलाउंस है 2856 रुपए,
फिर है जी एडहॉक रिलीफ अलाउंस 15% 2022। इनको ये एडहॉक रिलीफ क्या होता है? वंस अगेन हमें जरूरी नहीं है हम समझे, लेकिन फिर भी जिन चीजों का मुझे पता है वो मैं बताता जाऊंगा। एडहॉक कहते हैं जी की वजह से, ठीक है, ड्यू टू दिस रीजन। रिलीफ का आपको पता है, आरईएल का मतलब होता है रिलीफ, और रिलीफ का मतलब होता है आराम देने के लिए, ठीक है, उन्हें थोड़ा सा सुकून देने के लिए। तो ये जो हाजिर मुलाजिम होते हैं खासकर गवर्नमेंट के, जब भी महंगाई होती है ना हर साल, तो जिस तरीके से महंगाई हो रही होती है उसी तरीके से इन्हें रिलीफ प्रोवाइड कर दिया जाता है उस साल में एक अलाउंस ऐड करके। अब 2022 की महंगाई के मुताबिक इनकी सैलरी में एक अलाउंस ऐड कर दिया गया है 15%। तो इसका नाम हो गया एडहॉक रिलीफ 15% 2022। फिर 2023 में महंगाई हुई है तो 35% अलाउंस ऐड कर दिया गया, ये भी अलाउंस है। लिखा हो जी एडजस्टमेंट इन हाउस रेंट, एडजस्टमेंट इन मेडिकल अलाउंस, एडजस्टमेंट इन एडहॉक रिलीफ 2022 एडजस्टमेंट। अब ये एडजस्टमेंट्स क्या चीज है? अगर आप देखें तो इनकी अमाउंट भी बड़ी ज्यादा है। मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता एडजस्टमेंट का क्या मतलब है, पता हो भी नहीं सकता हमें। हम लोग हर कंपनी हर इदारे की नेचर को तो नहीं समझ सकते ना, हम लोग तो एक जेनेरिक चीजें जानते हैं। हमारे पास जो क्लाइंट्स, हाँ क्लाइंट से पूछ सकते हैं कि भाई ये एडजस्टमेंट का क्या मतलब है। खैर क्लाइंट से पूछा तो पता चला जी, क्लाइंट ने कहा कि जी मेरी जो सैलरी है, मेरी जॉब अभी 5 महीने पहले शुरू हुई है, तो मुझे सैलरी नहीं मिल रही थी पिछले कुछ टाइम से, या मुझे सिर्फ बेसिक सैलरी मिल रही थी, मुझे ये अलाउंसेस वगैरह नहीं मिल रहे थे पिछले 5 महीनों से। तो अभी ये जो मेरी सैलरी जून में आई, इसमें उन्होंने ये सारी एडजस्टमेंट डाली है कि पिछले 4 महीनों के अलाउंसेस भी दी है। ये इस महीने का अलाउंस है, ये वाले जो है जो सीधे सीधे अलाउंसेस है, और जिनके साथ एडजस्टमेंट लिखा हुआ है वो पिछले 4 महीनों का पैसा है, इकट्ठा उन्होंने दे दिया। अब इसमें कोई किसी किस्म का हमारे पास जो है वो, अगर हम इसको ना भी समझ सकते हैं तो कोई इशू था? अलाउंस है, ठीक है, अलाउंसेस में डाल दे, समझ लिया, अब भी अलाउंसेस में ही डालना है। तो इनको आप लोगों ने अपने लिए कभी भी मुश्किल नहीं बनाना कि भाई हमें ये जार्गन्स या इस तरह की जो डाटा है हमें रीड नहीं करना आता, तो हम लोग क्या करें? आसान है ये सारा कुछ। इसका तरीकाकार पता है क्या होता है जी? कि हमेशा बेंचमार्क करते होते हैं अपनी डेस्टिनेशन को, कि आपने जाना कहाँ पे है। मेरे पास ये सैलरी का डाटा है, मैंने ये सारा डाटा लेकर कहाँ जाना है? मैंने ये सारा डाटा लेकर जाना है आइरस में, ये जो एफबीआर का सॉफ्टवेयर है। इस डेस्टिनेशन पे मेरे पास कितने प्लेटफॉर्म बने हुए हैं? जैसे ट्रेन आती है तो प्लेटफॉर्म होते हैं ना स्टेशन के ऊपर, कि कहाँ कहाँ पे आप लोग जा सकते हैं, रुक सकते हैं। इसी तरीके से इस सैलरी के टॉपिक के अंदर मेरे पास ये 5 प्लेटफॉर्म्स है, मैं इनके बाहर तो जा ही नहीं सकता। क्या मेरे पास कोई एडहाक रिलीफ अलाउंस का प्लेटफॉर्म मौजूद है, या कोई हाउस रेंट अलाउंस का, या कोई मेडिकल अलाउंस का? अगर मैं इन 5 प्लेटफॉर्म्स को देखूं तो नहीं है। मेरे पास अलाउंसेस से मिलता जुलता सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है और वो ये वाला है। दैट मीन्स कि जितनी भी यहाँ पर अलाउंसेस के नाम से गाड़ियां आ रही हैं, ये सारी की सारी कहाँ पे जाएंगी? इसी एक प्लेटफॉर्म पे जाएंगी। तो फिर मैं उन्हें अगर अलग अलग इंडिविजुअली उन चीजों को ना भी समझ पाऊं किसी वजह से, तो दैट मीन्स कि इतना बड़ा मेरे लिए मसला नहीं है। तो अलाउंसेस जितने भी होंगे, ये वाले सारे, फिर ये वाले सारे अलाउंसेस, ठीक है। ये एडजस्टमेंट इन बेसिक पे, ये देखें बेसिक पे भी इनकी जो पिछले 4 महीनों की 2 महीनों की है, तो यहाँ पे इन्हें एडजस्टमेंट भी फिर यहाँ पे बेसिक पे की भी मिली है। तो आपने अब क्या करना है? इस बेसिक पे को उठाना है और इस बेसिक पे को उठाना है, और आपने इसे डाल देना है यहाँ पर, ठीक है। और अगर 12 महीनों की होगी तो ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर ये टोटल है ही 5 महीनों की, ये तो क्लाइंट आपके सामने बैठा बता सकता है ना, बता देगा क्लाइंट आपको, तो वो आप उस हिसाब से डाल दोगे। अलाउंसेस जितने भी हैं उनको कैलकुलेट करके कहाँ डालना है? इन सारे अलाउंसेस को आपने कैलकुलेट करना है और यहाँ पर डाल देना है। अच्छा, किसी भी सैलरी में या किसी भी अलाउंस में या किसी भी आइटम में अगर कोई चीज एग्जम्प्ट होती है ना, जिसके ऊपर टैक्स नहीं अप्लाई होता, तो वो आपने हमेशा ये दरमियान वाले कॉलम में लिखनी होती है। ये इसका नाम क्या है? अमाउंट एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो भी आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह कल की क्लास में कि मेडिकल अलाउंस जो है वो एग्जम्प्ट होता है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। अब अगर देखें आप तो इनकी सैलरी स्लिप में हमें यहाँ पर मेडिकल अलाउंस भी नजर आ रहा है 1375 रुपए का, और इसकी एडजस्टमेंट भी कहीं ना कहीं पे नजर आ रही होगी। ये देखिए एडजस्टमेंट ऑफ मेडिकल अलाउंस, दैट मीन्स कि अब ये दोनों चीजें ये एग्जम्प्टेड है,
तो फिर आप क्या करोगे कि अलाउंसेस का टोटल तो डाल दोगे इधर इसमें, लेकिन जो मेडिकल अलाउंस है उसको आप यहाँ पे डालोगे तो ये उसमें से माइनस हो जाएगा खुद ब खुद। मिसाल के तौर पे आपके सारे अलाउंसेस बने हैं 50,000 के, उसमें से 10,000 मेडिकल अलाउंस जो वो एग्जम्प्टेड है। कैलकुलेट का बटन दबाएंगे ना आप जब, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो टैक्सेबल अलाउंसेस है वो कितने बन गए, 40,000 के। क्यों? क्योंकि 10,000 एग्जम्प्टेड था। आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहां तक ये वो चीजें हैं जो हमारी इनकम से रिलेटेड थी, हमने लिख दी है। आगे एक हेडिंग क्या आ गई है, डिडक्शंस की। यानी जब आपको तनख्वाह मिली है ना तो उसमें कुछ कटौतियां भी हुई हैं। कटौतियां कौन कौन सी हुई है जी? कटौतियों के बारे में सिर्फ आप लोगों ने एक बात याद रखनी है जी, ये जो आपके पास नोट्स है ना, इनमें ये सारी बातें मैंने लिखी हुई है, ठीक है। परेशान ना होइएगा कि शायद मैं कुछ जबानी बातें कर रहा हूँ और याद नहीं रहेगी। ये देखिए यहाँ पे लिखा हो कि डिडक्शंस में जो है ना, मेजरली दो चीजें आती हैं। एक तो आपकी इस तरह की आइटम्स होंगी, और एक आपका मेन आइटम होगा टैक्स। आपने इन दोनों चीजों को ना डिफरेंटली लेके चलना है। बस इतना आपको पता होना चाहिए कि डिडक्शंस में मेन आइटम दो ही होती हैं। एक ये जेनेरिक डिडक्शंस होती हैं और एक टैक्स की डिडक्शन होती है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये फालतू है, फजूल है। इसको चाहे आप देखो ना देखो, इससे हमें फर्क ही नहीं पड़ता। उसकी वजह क्या है, क्यों नहीं हमें फर्क पड़ता? मैं आपको समझाता हूँ। ये वाली जो जेनेरिक डिडक्शंस होती है ना जी, कटौतियां होती हैं, ये वो सारे पैसे होते हैं जो हमारे ऊपर ही खर्च कर रही होती है हमारी कंपनी किसी ना किसी तरीके से, या हमारे बिहाफ पे खर्च हो रहे होते हैं ये। मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है जीपी फंड, ठीक है। गवर्नमेंट मुलाजमीन जानते हैं जीपी फंड को, बेनेवलेंट फंड को, प्रोविडेंट फंड को। ये बेनेवलेंट फंड लिखा हुआ है, उसमें एडजस्टमेंट लिखी हुई है, जीपी फंड की एडजस्टमेंट लिखी हुई है, कोई ग्रुप इंश्योरेंस है उसकी एडजस्टमेंट है। इसके अलावा कुछ और भी आइटम्स हो सकती थी इसके अंदर। मिसाल के तौर पर एम्प्लॉय ने अपनी कंपनी से कर्ज लिया होता है, लोन लिया होता, तो लोन की जो मंथली इंस्टॉलमेंट कटना शुरू हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है कि जो एम्प्लॉय है उसने कहा हो कि यार मैं इस सारा दिन यहाँ पे बिजी होता हूँ, कंपनी के अंदर काम कर रहा होता हूँ, मेरे बच्चों की स्कूल की फीस जो है ना वो आप डायरेक्टली मेरी सैलरी में से काट के उधर अदा कर दिया करो। तो क्या होगा, वो यहाँ से डिडक्ट हो जाया करेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सारी चीजें जो डिडक्ट हो रही है ये मेरे लिए डिडक्ट हो रही है, मेरी जात के लिए हो रही है, मेरे ऊपर खर्च हो रही है? तो जवाब है जी बिल्कुल। ये जितने जीपी फंड्स वगैरह की डिडक्शंस हो रही है, बेनेवलेंट फंड्स की किस्तें जा रही हैं, इंश्योरेंस वगैरह, ये सारा कुछ तो मेरा है। यानी ऐसा भी हो सकता था कि कंपनी वाले मेरी पूरी तनख्वाह मुझे दे देते और फिर एक बंदा आता मेरे पास वहां पर और कहता कि यार ये आपने इंश्योरेंस की किस्त इतनी देनी है वो दे दो, आपने बेनेवलेंट फंड की इतनी किस्त देनी है, फलानी कितनी। तो मैं क्या करता, मैं अपनी सैलरी में से देता ना उस टाइम। और मैंने टैक्स किसके ऊपर देना था? टैक्स तो मैंने अपनी पूरी तनख्वाह पे देना है जो मुझे मिल गई है। ये तो अब मुझे मिली हुई तनख्वाह में से आगे खर्चे कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है ना, समझने वाली बात ये है, जो लोग गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो कहते हैं कि ये तो तनख्वाह हमें मिली है, ये पैसे कट गए हैं, लिहाजा ये हमारी तनख्वाह का हिस्सा नहीं है। अब हम लोग सिर्फ उतने पैसों पे टैक्स देंगे जो इनको ये अमाउंट कटने के बाद पीछे बच के हमारे अकाउंट में आए हैं। नहीं भाई, ये गलत है। आपके अकाउंट में आने से पहले पैसा आपके बिहाफ पर इन्वेस्ट होना, स्पेंड होना शुरू हो चुका था। यही फर्क होता है ग्रॉस सैलरी का और नेट सैलरी का। टैक्स हमेशा ग्रॉस सैलरी पे देते हैं। तो लिहाजा ये जो डिडक्शंस जेनेरिक होती है ना, इनको आप लोग आंखें बंद करके इग्नोर कर सकते हैं किसी भी शख्स की टैक्स रिटर्न में। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ इसके अंदर ऐड है पहले से। ये जो ऊपर वाली इनकम है ना, इसके अंदर ये डिडक्शंस ऐड है पहले से। आपने बस जब आपने इसका टोटल कर लिया ना, उसके अंदर ये पहले से ऐड है। आपने नहीं डरना कि ये पैसे निकल तो नहीं गए, अब मैं क्या करूं, इन्हें ऐड बैक करूं, वापस ऐड करूं, माइनस करूं? नहीं भाई, इनको इग्नोर कर दे। लेकिन किस चीज को इग्नोर नहीं करना? इग्नोर आपने नहीं करना इनकम टैक्स को। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स की जो डिडक्शन होगी ना, वो आपने कहीं ना कहीं लिखनी है जाके। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि भाई मैंने उसको कहाँ पे लिखना है, इनकम टैक्स की डिडक्शन को।
ठीक है, इनकम टैक्स अगर आपका कट रहा है तो हमने कहीं ना कहीं पे शो करना होता है, कहाँ करना होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो खैर डिडक्शंस के बारे में क्या समझ लगी है कि वो तमाम तर डिडक्शंस जो मेरी सैलरी में से कटेगी और मेरे ही ऊपर लग रही होंगी, कहीं पे मेरे नाम पे जमा हो रहे होंगे पैसे जो बुढ़ापे में मेरे काम आएंगे, कोई फंड बन रहा होगा, या मेरे बच्चों के नाम पे जमा हो रहे होंगे, या मेरे बच्चों की फीसें जा रही होंगी, तो वो सारा कुछ क्या है, वो मेरी सैलरी का ही हिस्सा है, ग्रॉस सैलरी में शामिल हो चुके हैं वो, उन्हें मैंने कभी भी माइनस नहीं करता। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि सैलरी आपकी यहाँ पे आ चुकी है, ये आपने बस इसका टोटल करना है और उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किसने करना है, वो आईआरएस ने कैलकुलेट कर देना है। हाँ, इसको क्यों देखना है कि अगर कोई टैक्स पहले से कटा हुआ है तो जब हम अपना गोशवारा बना के टैक्स गवर्नमेंट के खाते में जमा करवाने जाएंगे ना, ये बना हुआ जब 1.5 लाख रुपए टैक्स आपने देखा है यहाँ पे बना है, तो वो वाला जो टैक्स बनेगा ना, अभी मैंने 8,40,000 लिख दिया तो उसके मुताबिक डिफरेंट बनी होगी, तो टैक्स ये देखिए टैक्स बना है 14,000 रुपए। तो ये 14,000 रुपए हो सकता है मुझे ना जमा करवाना पड़े, क्यों? क्योंकि अगर मेरी सैलरी में टैक्स पहले से काट लिया मेरे एम्प्लॉयर ने। अच्छा, एम्प्लॉयर टैक्स क्यों काटता है भाई? एम्प्लॉयर टैक्स इसलिए काटता है क्योंकि उसको एफबीआर ने कहा होता है कि हमें टैक्स लेना मुश्किल है, आगे आपके 100 200 1000 मुलाजिम है, तो एक एक बंदे से हमें टैक्स लेना मुश्किल है। तो आप ऐसा किया करो मेहरबानी करके कि सैलरी आपके पास से निकल के जाती है ना, आप पेमेंट का सोर्स हो अपने मुलाजमों के लिए, तो जब आप सैलरी दे रहे होते हो ना, तो उसमें से टैक्स काट लिया करो और हमें जमा करवा दिया करो। इससे क्या होगा कि हमें एक एक मुलाजिम के पीछे नहीं मिन्नत तरला करना पड़ेगा कि भाई आपने गोशवारा क्यों नहीं जमा करवाया, गोशवारा जमा करवा दो, आपकी मेहरबानी होगी, टैक्स दे दो। किसी का 10,000 टैक्स होगा, किसी का 20 होगा, किसी का 50 होगा, अलग अलग बंदे से बेशक टैक्स तो चाहिए सबसे, और उनके गोशवारे भी चाहिए इनकम की शफाफियत के लिए, डिक्लेरेशन के लिए, लेकिन एटलीस्ट पैसा अगर आ रहा है किसी तरीके से तो ये तो बेहतर है ना कि वहीं से आ जाए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर आपने मिसाल के तौर पे, आप घर में दो भाई हैं, ठीक है, अब आपके जो भाई हैं, ठीक है, छोटे बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो आपके भाई ने ना कहीं आपसे कोई 100 रुपए उधार लिया था पिछले महीने। अब वो आपको कह रहा है कि यार मैं आपको कल दूंगा, परसों दूंगा, अगले महीने दूंगा, फलान टाइम पे दूंगा। तो आपने कहीं पे जाके ना अपने वाले साहब के साथ डिस्कस किया कि जी ये देखिए अब्बू इसने मुझसे 100 रुपया लिया था और ये मेरे साथ ऐसे कर रहा है बार बार। ठीक है, आपके वालिद साहब ने आगे बताया आपके दूसरे भाई को कि ये भाई कह रहे हैं कि आपने इनका 100 रुपया देना है, क्या आपने देना है? उसने कहा हाँ जी मैंने देना है 100 रुपये, मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा। तो उन्होंने कहा आपके कहने पर, ठीक है, आपने वालिद साहब को कहा कि जो इसने मुझे देना है ना 100 रुपये, वो इसने बड़ी देर लटकाना है मुझे, इस महीने जब आप इसको पॉकेट मनी दोगे ना, तो उसमें से 100 रुपए डिडक्ट करके आपने पहले ही मुझे जमा करवा देना है, क्योंकि आप पेमेंट का सोर्स हो। तो क्या हुआ, वालिद साहब भी जानते थे कि इनके दरमियान में जो है वो बार बार इस तरह से चपकलिश होगी, तो इस चीज को खत्म इस तरीके से किया जा सकता है कि मैं इसकी विद होल्डिंग कर लूं। इस टर्म को कहते हैं विद होल्ड करना, विद होल्डिंग टैक्स इसी को कहते हैं, आगे जाके आप लोगों ने ये पढ़ना है कि मैं इसमें से 100 रुपए विद होल्ड कर लेता हूँ बच्चे की पॉकेट मनी में से, ये मैं पे कर दूंगा इसके भाई को जिसने इससे 100 रुपए लेना है। तो क्या होगा कि इसकी जो लायबिलिटी है 100 रुपए की, वो ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाएगी। ये क्या है, ये सेल इनकी इनकम टैक्स लायबिलिटी है 14,000 रुपए। अगर यही 14,000 रुपए इसका एम्प्लॉयर या बॉस पहले ही काट ले तो ये वैनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों को ये आगे जाके इन डिटेल समझाऊंगा। अभी के लिए इतना बता दूं कि जो टैक्स कटता है वो कहां पे आपने शो करना होता है, वो आपके एडजस्टेबल टैक्सेस के अंदर सेक्शन नंबर 149, यहाँ पे आपकी सैलरी आ रही है ना, इसके अगेंस्ट अगर आप लिख दो ना, मिसाल के तौर पे 14,000 रुपए टैक्स है और मैं यहाँ पे लिख दूं 14,000 कट गया है, एम्प्लॉयर ने काट दिया है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो सेल टैक्स लायबिलिटी आ रही है ना कंप्यूटेशन के अंदर, ये खत्म हो गई है। यहाँ पे था एडमिटेड इनकम टैक्स, वो खत्म होकर उल्टा क्या हो गया, रिफंडेबल इनकम टैक्स, यानी एफबीआर के पास कुछ ज्यादा पैसे चले गए। क्यों ज्यादा चले गए? क्योंकि भाई खाली एम्प्लॉयर ने नहीं काटे ना, बिजली के बिलों वालों ने भी काटे हैं, इंटरनेट वालों ने भी काटे हैं, तो कटे कितने हैं टोटल कुल मिला के विद होल्ड हो चुके हैं 17,000 रुपए, 17,808 रुपए। बना कितना टैक्स था टोटल? सिर्फ 14,000 रुपए। तो उल्टा फिर 3,783 रुपए वापिस मिलना है इन्हें।
तो ये कंडीशन है, ठीक है जी। अच्छा, इसी के बारे में जो है ना इन डिटेल सारा कुछ ये नोट्स में भी लिखा गया। इसमें मैंने क्या किया, मैंने ना थोड़ा सा कलर कोडिंग का इस्तेमाल कर दिया कि भाई बेसिक सैलरी को, ये मैंने लिख दिया डिस्क्रिप्शन, ये लिख दी मंथली अमाउंट्स हर महीने मिलने वाली, ये एनुअल अमाउंट्स यानी 12 से मल्टीप्लाई होने के बाद, और ये फिर उनके टोटल कर दिए वो। बेसिक सैलरी एक क्लाइंट को मिल रही है जी 66,000 रुपए तकरीबन हर महीने, तो 12 महीनों की है उसकी 7,95,000 रुपए, ठीक है। ये उसका टोटल आ रहा है, इसको उठा के आपने बेसिक सैलरी में लिख देना। अब हम ना फिगर्स को पुट करते जाते हैं। अब ये एक एम्प्लॉय का डाटा मैं ऐड कर रहा हूँ, ये जो पहले लिखा है उसको मैं कर रहा हूँ डिलीट। टाइम थोड़ा रह गया जी हमारा, आप लोगों ने सवाल जवाब भी करने हैं, तो बस मैं जल्दी से उसको वाइंड अप कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के सवाल ले सकूँ। अच्छा जी, टोटल मैंने 7,95,120 रुपए बेसिक सैलरी लिख दी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आगे चले, अगली आइटम क्या है जी, मैं इसके साथ ही रख लेता हूँ। आगे सारे के सारे अलाउंसेज हैं, ये मैंने ग्रीन कलर से इनको हाईलाइट कर दिया, ये मुख्तलिफ अलाउंसेज हैं, हाउस रेंट अलाउंस, ये वो डीएनएस वगैरह, ये सारे मंथली पेमेंट्स हो रही है सैलरी के अंदर, और इनका 12 महीनों का इतना बनता है, और उसका टोटल कितना है 5,28,000। ऐसे कॉपी करना है आपने, आपके पास क्लाइंट डाटा लेके आप भी इस तरीके से बना सकते हैं डाटा, ताकि रिटर्न फाइल करना इजी हो जाए। टेम्पलेट में आपको भेज दूंगा। उसके बाद ये हो गया। अब आ गए, ये क्या है, ये मुराद है, परक्विजिट्स हैं, यूटिलिटी बिल्स, बिजली पानी गैस के बिल अदा हो रहे हैं ऑन एवरेज हर महीने 21,000 रुपए, साल का 2,52,000 रुपए। डोमेस्टिक सर्वेंट्स की सैलरीज, घर में माली है, गार्डन वो ड्राइवर है, ठीक है, कोई घर में काम करने वाली आया है, उनके पैसे जा रहे हैं, कंपनी की तरफ से पेमेंट हो रही है, ये भी परक्विजिट्स में आता है। बच्चों के स्कूल की फीस डायरेक्टली जा रही है, ये भी, तो ये सारी परक्विजिट्स आ रही है, ठीक है। इसी में यूज्ड एसी मिल गया भाई को। एम्प्लॉयर जो था ना बॉस, उसने कहा कि यार वो एक एसी है, मैंने उतारा है अपने ऑफिस से, आप ले जाओ। एफबीआर नहीं छोड़ता, एफबीआर कहता है इस पे भी टैक्स दो, इसकी कीमत लगाओ फेयर मार्केट वैल्यू। अच्छा, 80,000 रुपए का बनता है, 80,000 रुपए को परक्विजिट्स में ऐड करो, ये भी परक्विजिट्स में है मुराद में, ठीक है। लोन विदाउट इंटरेस्ट, बगैर सूद के अगर आपका बॉस आपको कर्ज भी देता है ना, तो एफबीआर कहता है कि भाई जो सूद होना चाहिए था ना, जो नहीं हुआ, वो अपनी इनकम में ऐड करो। यानी अगर यही कर्ज आप, ये थोड़ी गौर से समझने वाली बात है, अभी के लिए मेरी बात सुन ले, फिर रिकॉर्डिंग में सुनेंगे दोबारा आपको समझ आ जाएगी कि अगर यही वाला कर्ज आप बैंक से लेते, तो बैंक ने तो उसके ऊपर आपसे 10% सूद लेना था, लेकिन एम्प्लॉयर ने आपको बगैर सूद के कर्ज दे दिया है। तो लिहाजा अगर आपको उसने बगैर सूद के कर्ज दिया है, तो वो जो ऊपर वाला सूद है 10%, वो तो बेनिफिट दे रहा है, वो आपको इनडायरेक्टली बेनिफिट दे रहा है, तो उस बेनिफिट को आप यहाँ पे अपनी इनकम में ऐड करो। अब ये वो बेनिफिट है 3,333 रुपए, ये क्या है, ये सारे परक्विजिट्स बन गए, इनका टोटल किया, और इनका टोटल करके हमने कहा लिख दिया जी, इनका टोटल करके हमने लिख दिया यहाँ परक्विजिट्स पे। फिर आगे गए, एक्सपेंडिचर रीइंबर्समेंट, 50,000 की किसी वजह से एक्सपेंडिचर रीइंबर्समेंट हुई है, मैंने आपको मिसालें दी हैं पहले, तो एक्सपेंडिचर रीइंबर्समेंट में डाल देंगे जी 50,000। उसके बाद बोनस, कोई ओवर टाइम वगैरह, ठीक है, ये कहाँ पे जाते हैं, पेमेंट इन एडिशन टू सैलरी में जाते हैं, ये एंड पे कितना है 42,000 रुपए, इसका भी कॉपी किया, इसको 42,000 को इसको डाल दिया जनाब यहाँ पर एंड पे, इसको कर दें टोटल, कैलकुलेट करें। अब ये टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी बन गई है 21,83,120 रुपए। अलाउंसेस में याद रहे कि कोई मेडिकल अलाउंस तो नहीं है, देखते हैं भाई डाटा में, ये येलो कलर से हाईलाइट किया मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस तो एग्जाम्प्ट होता है, ठीक है। अच्छा जी, 60,000 रुपए मेडिकल अलाउंस है, ये एग्जाम्प्ट है। कहाँ तक एग्जाम्प्ट होता है, आपकी बेसिक सैलरी का 10% तक एग्जाम्प्ट होता है मैक्सिमम। यानी अगर मेडिकल अलाउंस इनका 79,512 रुपए होता ना, तो वो भी एग्जाम्प्ट होना था, लेकिन इनका तो था ही 60,000, इसलिए वो सारे का सारा एग्जाम्प्ट है। तो भाई 60,000 को इधर डाल दो, 60,000 माइनस हो जाएगा,
और फिर ये टैक्सेबल सैलरी कितनी बन गई, 21,23,120 रुपए। इसके ऊपर अब टैक्स लग रहा है। तो ये है जी सैलरी का डाटा किस तरीके से एंटर किया जाता है। ठीक है, अब एज्यूम कर लेते हैं कि इसके ऊपर टैक्स कितना कटा है। पहले तो मैं आपको दिखाता हूं ना कि टैक्स बन कितना रहा है। ये है इनका एडमिटेड इनकम टैक्स जो बन रहा है, 1,50,685 रुपए। ठीक है, मैं अज्यूम करता हूं कि इनकी सैलरी स्लिप में मेंशन है कि जी इनका 1,60,000 टैक्स कट गया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर इनका 1,60,000 रुपए टैक्स लिख दूंगा। ठीक है, और कितनी सैलरी है इनकी, 21,23,120 रुपए। ठीक है, ये रिफ्रेश होगा ना तो यहाँ पे आ जाएगी, अभी ये पिछली आ रही है। वापिस आप जाते हो कंप्यूटेशन पे, तो अभी भी इनका ये कोई 4,685 रुपए टैक्स बन रहा है। क्यों, उनका टैक्स शायद वैसे इनका ज्यादा है। इनका टैक्स बन रहा था जी 1,68,000 रुपए। ठीक है, तो उसमें से विदहोल्ड होके 1,63,000 विदहोल्ड हुआ है, तो अभी भी इनका 4,000 समथिंग पेबल है। हम मजीद विदहोल्डिंग कर देते हैं, हम कहते हैं एम्प्लॉयर ने मजीद काट दिए। ये नहीं कि मैं वैसे ही करी जा रहा हूँ, ये आपके पास डाटा होगा तभी आपने करना। आप देख सकते हैं कि टैक्स खत्म हो गया, ये रिफंडेबल में आ गया। तो ये तरीका कार है जी। अच्छा, इसमें से अब अगर इनके कोई एक्सपेंसेस होंगे तो वो कहाँ पे आएंगे, यहाँ पर्सनल एक्सपेंसेस में। जैसे आपने देखा इनके 10 लाख के एक्सपेंसेस है, 10 लाख के एक्सपेंसेस हो गए, 23,83,000 में से 10 लाख निकल गया, तो बाकी कितने बचे, तकरीबन 13,83,000 समथिंग। वो कहाँ जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो सेविंग में जाएंगे ना। तो सेविंग कहाँ पे आती है, ये रहा पर्सनल एसेट्स वगैरह, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे वो अमाउंट आ रही होगी। जैसे यहाँ पे हमने 10 लाख का प्लॉट एंटर किया था ना, अब यहाँ पे हकीकत में 13,83,000 का प्लॉट आ रहा होगा। आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा आज एक सैलरी रिटर्न के बारे में। ठीक है, यहाँ पर वाइंड अप करते हैं, परेशान नहीं होना। कल वाली क्लास में हम लोग इसको पूरी तरीके से इसकी छोटी बड़ी चीजें क्लियर कर देंगे, टोटली इसकी डिस्कशन कंप्लीट कर देंगे। और बड़े से बड़ा कोई एम्प्लॉई आ जाएगा ना जी आपके पास, कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हो, कोई आर्मी का बंदा हो, कोई प्राइवेट एम्प्लॉई हो, कोई बंदा 10 सैलरी ले रहा हो, आपके लिए सैलरी का गोशवारा करना ऐसे ही जो है ना मैक्सिमम 10 मिनट का काम होगा। अच्छा जी, अब हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। अच्छा, ये कुछ आप लोगों के रिटर्न क्वेश्चंस हैं, मैं उनका जल्दी जल्दी आंसर करता हूँ, उसके बाद आप लोगों के माइक्स ओपन करता हूँ, फिर और भी आपसे सवाल लेता हूँ। मेरी तरफ से ये कंप्लीट हो गया जी आज का टॉपिक। आप लोगों को आपकी प्रैक्टिकल आईएलटीएस की आईडीज भी मिल जाएंगी ताकि आप लोग खुद प्रैक्टिस कर सके। और इसके अलावा आपके एलएमएस अकाउंट्स की आईडीज वगैरह भी आप लोगों ने किस तरीके से बनानी है, आप लोगों को एक वीडियो जो है वो आज सेंड हो जाएगी। आपने खुद अपना एलएमएस अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद जो है वो लेक्चर्स की एक्सेस जो है वो ऑन कर दी जाएगी। ठीक है, वो बेसिकली रिकॉर्डेड लेक्चर और स्टडी मटेरियल वगैरह के लिए सब कुछ होता है। अच्छा जी सर, फिर डॉक्टर्स जो क्लिनिक से बहुत कमाते हैं एज कंपेयर टू देयर सैलरी, फिर डॉक्टर्स को क्लिनिकल इनकम भी शो करनी होगी। मोहम्मद वैसा बिल्कुल करनी होगी। एक शख्स जो सैलरी कमा रहा है ना, जो इनकम कमा रहा है, वो सिर्फ एक नहीं है इनकम, कई इनकम हो सकती है। मिसाल मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि भाई एक स्कूल टीचर ही है, आप सोच ले, सरकारी टीचर है, दोपहर के 2-3 बजे फ्री हो जाते हैं। ठीक है, वहां से वापिस आए, आके जनाब उन्होंने एकेडमी अपनी बनाई हुई, एकेडमी में पढ़ाते हैं। सैलरी इनकम होगी सुबह के टाइम, दोपहर शाम के टाइम एकेडमी बनाई हुई, इनकम फ्रॉम बिजनेस हो गई। साथ में उनके पास कोई 2-4 एकड़ जमीन है, उसके ऊपर कोई थोड़ी बहुत खेती बाड़ी भी कर लेते हैं, एग्रीकल्चर इनकम भी हो गई। उन्होंने पैसे जोड़ जोड़ के जो है वो अपना घर बनाया हुआ है। घर के एक पोर्शन में वो खुद रहते हैं, एक पोर्शन उन्होंने किराए पे चढ़ाया हुआ है। रेंटल इनकम, इसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कहा जाता है, ये भी हो गई। ठीक है, इसी दौरान अगर वो अपने कोई एसेट बेच देते हैं, प्रॉपर्टी को बेच देते हैं, तो उसके ऊपर अगर उन्हें कोई मुनाफा आता है तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन भी हो गई। ठीक है, कोई थोड़े बहुत पैसे उनके पास पड़े थे 4-5 लाख, उन्होंने बैंक में जमा करवा दिए कि चलो इसके ऊपर प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, तो वो उन्हें सेविंग अकाउंट में प्रॉफिट आ रहा है।
तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी आ रही है। तो ये कई तरह के सोर्सेज हो सकते हैं पैसा आने के, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे सोर्सेज आपने डिक्लेयर करने होते हैं। हाँ, इसमें से अक्सर सवाल ये होता है कि जी जहां पर कैश में काम हो रहा है वो भी डिक्लेयर करें। भाई इखलाकन देखा जाए तो जरूर करने की जरूरत है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं इखलाकी बात ना करें, वैसे बताएं, तो भाई वैसे ना करें, बचत हो सकती है आपकी, ठीक है। तो मैं अक्सर बताता होता हूँ कुछ स्टूडेंट को कि मेरे पास एक क्लाइंट है, मेरे बड़े पुराने हैं मेरे साथ। तो उनका माशाल्लाह से जो है वो एक सर्विस स्टेशन है, ये गाड़ियां वगैरह वॉश करते हैं वो। तो और साथ में उनके जो है वो ऑयल रिफिलिंग का भी काम है, गाड़ियों में ऑयल रिफिल करते हैं, मोबिल ऑयल वगैरह जो होता है। तो वो मुझे बताते होते हैं कि भाई जो सेल्स चल रही है ना इस टाइम, मतलब सेल को चले आप छोड़ दें, जो प्रॉफिट प्रॉफिट ही है ना खाली, वो उनका एनुअली प्रॉफिट उनका तकरीबन 2 करोड़ 2.5 करोड़ पे जा रहा है, ठीक है। अब जीरो टैक्स दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि आज तक किसी भी बंदे से ना किसी जैज कैश में पैसे लिए, ना किसी बैंक अकाउंट में पैसे लिए, ना किसी के क्रेडिट डेबिट कार्ड से कोई पैसा लिया है, ना किसी को जो है वो हमने कहा कि कंपनी को कोई रसीद बना के दे रहे हैं आप लोग जो है वो हमें कि चेक से पेमेंट कर दो। ऐसा कोई काम किया ही नहीं है, वो कह रहे हैं कैश पे माल लेते हैं, जो हमें ये ऑयल वगैरह की जरूरत पड़ती है या हमें कोई और अखराजात है, और कैश पर ही लोगों से पैसा लेते हैं। और बड़ी देर से मैं उनकी फाइलिंग कर रहा हूँ, तो फाइल रिटर्न में तो वो वही लिखवाते हैं जी, तो 4 लाख लिखवा दिया, 5 लाख लिखवा दिया, लेकिन हकीकत में 2 करोड़ 2.5 करोड़ ये उनका एनुअल प्रॉफिट चल रहा है इस टाइम। तो ये अगर आप चाहें तो कैश की किसी भी ट्रांजैक्शन को आप छुपा सकते हैं। कैन अ नंबर ऑफ पर्संस बी साइंड अप इन आइरस विद सेम सेल नंबर एंड ईमेल? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। जब तक आप किसी एक बंदे को उस सेल नंबर या ईमेल को उसकी आईडी से हटा नहीं देते ना, ठीक है, तो उसके बाद आप दोबारा से उसको यूज नहीं कर सकते। मतलब अगर हटा दोगे ना फिर आप यूज कर सकते हो, लेकिन अगर देखें ना कि इधर पहले वो लगा हुआ है फोन नंबर, और फिर आप दोबारा से एक और अकाउंट बनाओ और कहो कि मैं इसमें भी वही ईमेल लगा दूं, सेल नंबर तो वैसे ही नहीं लग सकता ना विदाउट CNIC। लेकिन आप कहेंगे ईमेल में लगा दूं, तो वो भी नहीं लगेगा जब तक उसको पिछले अकाउंट से हटाओगे नहीं आप। Can we fetch all tax deducted at source against any CNIC? If so, then please advise the procedure. सिर्फ उस बंदे के अपने पोर्टल से आप फैच कर सकते हो डियर ताहिर फारूक साहब, अदरवाइज आप नहीं कर सकते कि किसी दूसरे के CNIC पे देख लो कि वो कितना टैक्स पे कर रहा है, वो आप नहीं देख सकते। हाँ, उसके जाती आईरस अकाउंट से आप देख सकते हो, ठीक है। मैं आपको गाइड कर देता हूँ, MIS में होता है, छोटा सा ऑप्शन आ रहा होता है ऊपर MIS का, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं जरा सवालों का जवाब दे रहा हूँ। ये देखिए जी, ये MIS का ऑप्शन आ रहा है, इन्फॉर्मेशन सेंटर में जाओगे ना आप, तो ये आगे एक पेज खुलेगा, ये इसमें आ जाएगी आपकी पेमेंट डिटेल्स। तो इसमें आप चेक कर सकते हो किसी भी बंदे का, ये सर्च के बटन पे क्लिक करोगे ना, उसके अपने पोर्टल से कि वो कितने कितने टैक्सेस कहाँ कहाँ पे कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। Can tax deducted in electricity bill be claimed as tax credit by salaried person? How tax credit under section 63A against HBF markup be calculated? तारिक फारूक साहब, जो सैलरी के ऊपर टैक्स कटता है ना बिजली पे, पहले था एडजस्टेबल, अभी ये चला गया है मिनिमम टैक्स रिजीम के अंदर, ठीक है। और ये 63A HBA वाला ये टैक्स क्रेडिट की आप बात कर रहे हैं। टैक्स क्रेडिट अब आप लोगों को समझाऊंगा, आप सारे टैक्स क्रेडिट्स जो है आप उनको क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी के लिए थोड़ा सा, लेकिन प्रॉपर समझाऊंगा आपको, ठीक है। मेनली जो सेक्शन 103 के क्रेडिट होता है, सेक्शन 100 के क्रेडिट्स होते हैं, तो 62 के 62D के सारे टैक्स क्रेडिट्स आप क्लेम कर सकते हो, तरीका भी आपको सिखाऊंगा, ठीक है। आपके रिटर्न के अंदर ऑप्शन होता है, ये रिटर्न ओपन हुई है ना, यहाँ पे आप गए टैक्स चार्ज और पेमेंट्स के अंदर, ये टैक्स क्रेडिट्स आ गए आपके, ठीक है। यहाँ से आप अपने टैक्स क्रेडिट्स को क्लेम कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह सारे आऊंगा। What are the drawbacks of filing of return by unemployed person like student? कोई ड्रॉबैक नहीं है जी, उल्टे फायदे ही होते हैं। फाइलर जो है ना, उसके लिए बड़े फायदे हैं। बैंक में पैसा रखा हुआ है, टैक्स नहीं कटेगा, बैंक से पैसा निकलवाते वक्त टैक्स नहीं कटेगा, जमीन की सेल परचेज पे टैक्स नहीं कटेगा। फाइलर के बड़े फायदे हैं, कोई ड्रॉबैक नहीं है।
हाँ जी, आपको प्रैक्टिकल आइडियाज दी जाएंगी, उनसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। सर आपकी फर्म अकाउंट्स के कोई कोर्स नहीं करवाते और हम नोट्स कौन कौन से पढ़ेंगे? अकाउंट्स इसी के अंदर जो है ना आपकी अकाउंटिंग भी कवर होगी मिस आलिया। ये जो आपका कोर्स है इसी के अंदर आपकी अकाउंटिंग भी आपको सिखाई जाएगी। नोट्सेस हम हर तरह के पढ़ रहे होंगे, इनकम टैक्स के कंप्लीट नोट्सेस, ठीक है, जो सेक्शन 114(4) से शुरू होके 182, 111, 121, 122, 161 जो है, 165 है, रूल 44 है आपके पास, और इसके अलावा जो है वो 177, 176 तमाम तक, ठीक है, 205 का, 138 का, 137 का, ये सारे नोट्स हम लोग पढ़ रहे होंगे और इनको रिप्लाई करना भी सीख। और आईएलटीएस लॉगिन के लिए हमें नंबर वही यूज करेंगे जो सीएनआईसी पर रजिस्टर। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। जी ताहिर फारूक साहब आपने लिखा हुआ है सर। अच्छा ये डीआरआर आप लोगों के जो ओरल क्वेश्चंस हैं मैं वो ले लेता हूँ, और 9:30 में जो है ना मेरी नेक्स्ट क्लास भी है। मैं सवाल भी लेता हूँ आपका, ओपन कर देता हूँ माइक, और साथ ही जो है ना मैं नेक्स्ट क्लास का लिंक वगैरह भी भेज देता हूँ। अच्छा जी, वन बाय वन मेरे पास सबसे पहले है जी अब्दुल मतीन साहब। जी अब्दुल मतीन साहब आपका सवाल है, काइंडली पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपने सैलरी की जो तमाम चीजें बताई, उसके अंदर जो सैलरी स्लिप होता है उसमें ये ग्रास पेमेंट लिखा होता है पहले से, तो उसके अंदर अगर सिर्फ ग्रास पेमेंट लिखकर और उसके अंदर जो एग्जाम्प्ट है उसको मनफी करके, तो फिर साल नहीं निकल सकता? हम अलाउंसेस को उसमें नहीं शो करे, ग्रास पेमेंट में तो वो शो होते हैं ऑलरेडी। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अब्दुल मतीन साहब आप, कि जो ग्रॉस सैलरी लिखी होती है वो पहले से सारी कैलकुलेशन की होती है। तो क्या हम सिर्फ उसी को यूज कर सकते हैं? हाँ जी आप उसको कर सकते हैं, लेकिन आपको तरीका तो पता होना चाहिए ना कि ये ग्रॉस सैलरी बन कैसे रही है। मैंने आज आप लोगों को वो तरीका सिखाया। अगर आपको कहीं पे वन आइटम ग्रॉस सैलरी की शक्ल में लिखा हुआ मिल रहा है ना, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेहतर प्रेजेंटेशन के लिए आपने अलाउंसेस को अलाउंसेस की जगह पे लिखना है, रीइंबर्समेंट को रीइंबर्समेंट की जगह पे, परक्विजिट्स को परक्विजिट्स की जगह पे। बिकॉज आपके सामने आईरस में एफबीआर ने जो है वो आपको ये सारे परफॉर्मा बना के दिया है ना, तो उसका मकसद यही है कि आप इसको एज इट इज फिल करें। ठीक है जी सर। अब्दुल, जी ठीक हो गया। अच्छा जी नेक्स्ट है अली अब्बास साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी अली अब्बास साहब। जी सर मेरे आपसे दो क्वेश्चन हैं। पहला तो क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कहा है कि जो टीचर्स हैं वो उनका ड्यूटी टाइम 1-2 बजे का तक का होता है। वो कई टीचर्स ना ड्यूटी भी करते हैं जैसे पेपर मार्किंग, ठीक है, और यहाँ पे बोर्ड की एग्जामिनेशन ड्यूटीज़ करते हैं। और सैलरीज के अलावा उनकी जो रिम्यूनरेशन मिलती है वो कहाँ पे हम शो करवाते हैं? तो और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं उनका जो जीपी फंड कटौती होती है, कई ना वो दौरान सर्विस ही निकलवा लेते हैं। तकरीबन किसी का 2-3 लाख बना हुआ तो 2-3 लाख निकलवा लेते हैं। पहले भी उनको टैक्स उसमें से कट गया है, और जब वो इकट्ठा 2-3 लाख रुपए आता है किसी महीने, तो उसमें से भी टैक्स की कटौती हो जाती है। तो वो टैक्स कैसे उसको तब करते हैं हम फाइलिंग में, ताकि वो रिफंड हो सके? ये सर दो क्वेश्चन है। जी ठीक है, मैं आपको दोनों सवालों का जवाब देता हूँ। अली अब्बास साहब, जो टीचर्स पेपर की मार्किंग वगैरह करते हैं या एग्जाम्स वगैरह होते हैं तो उनमें बतौर निगरान अपनी सर्विसेज देते हैं। ये बेसिकली उनकी सर्विसेज होती हैं, ये उनकी सैलरी में काउंट नहीं होता, ये उनकी बिजनेस की इनकम होती है। अभी इंशाल्लाह 1-2 दिन में हम लोग बिजनेस की रिटर्न फाइल करेंगे, तो उसमें मैंने इसका जिक्र भी करना है। इसके अलावा कुछ डॉक्टर्स होते हैं, वो एक तो क्लिनिक की बात की है ना पहले अभी भाई ने, क्लिनिक तो होता ही होता है, इसके साथ साथ डॉक्टर्स अपनी सैलरी के साथ साथ उसी सेम हॉस्पिटल में जहां से उन्हें सैलरी मिल रही होती है वहां पे अलग से सेपरेट टाइम में अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं, और उनमें वो शेयर्ड बेसिस पे सर्विसेज दे रहे होते हैं। यानी हॉस्पिटल के साथ, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल ही क्यों ना हो, उनका उनके साथ जो है वो होता है, डील होती है कि जी इतना परसेंटेज हमारी होगी, इतनी परसेंटेज हॉस्पिटल की होगी, वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में काउंट होता है। तो इंशाल्लाह ये 1-2 दिन में आ जाएगा आपका, ठीक है। इसके ऊपर बिजनेस का टैक्स रेट लगता है। जो आपका दूसरा सवाल है कि कुछ लोग जो है दूसरा सवाल आपने क्या पूछा भला, एक दो थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा। जी सर वो अच्छा जीपी फंड का प्रोविडेंट फंड मैंने जीपी फंड। ठीक है जी। तो दूसरा सवाल आपने पूछा जी कि कुछ लोग जो है वो अपने फंड्स वगैरह को पहले निकलवा लेते हैं और वहां पर उनकी टैक्स में कटौती वंस अगेन होती है। तो ये क्या चीज है डियर? जो पहली उनकी कटौती हो रही होती है ना, वो उनकी सैलरी पर कटौती हो रही होती है। अब सैलरी में जीपी फंड के अंदर कौन सा पैसा जा रहा होता है? उसे कहा जाता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, यानी जो वो मुलाजिम खुद कंट्रीब्यूट कर रहा होता है उसके अंदर
वो उतने पैसों पर उस हद तक टैक्स की कटौती हो रही होती है। लेकिन जब कोई बंदा उन पैसों को निकलवाता है ना, वो 2 लाख 3 लाख रुपए, तो उसमें सिर्फ उसके पैसे नहीं होते, बल्कि उसके अंदर एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन आ चुका होता है और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लग चुका होता है। तो वो फिर दो तरह की इनकम हो चुकी होती है। एक तो आप अपना पैसा ले रहे होते हैं ना, साथ में दो इनकम कौन सी है, इंटरेस्ट इनकम और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, जो आपके एम्प्लॉयर ने तकरीबन 50% कंट्रीब्यूट किया होता है उसके अंदर, तो आप उस हिस्से के ऊपर अपनी टैक्स कटौती करवा रहे होते हैं। ये आपके दूसरे सवाल का जवाब है। बाकी इसकी प्रॉपर जो है ना, क्या उसे कहते हैं, वर्किंग, मैंने वो भी आप लोगों को सिखानी है अभी आगे। समझ आया वैसे आपको? जी सर समझ आ गया। लेकिन सर ये जीपी फंड की मैंने बात की है, यानी आपने ना क्वेश्चन सही नहीं समझा, या मेरे समझाने में कोई आ गया जी हो। जी, आप दोबारा बताओ। हाँ जी, हाँ जी। ये है कि देखें, जो ग्रॉस इनकम होती है ना, उसमें जीपी फंड ऐड होता है, जो माइनस में ऊपर डिडक्शंस में लिखा हुआ है, जो आपने सैलरी स्लिप दिखाई है, ठीक है, वो ठीक है। जो जीपी फंड होता है उसमें ऐड होता है। वो जो उस पे इंटरेस्ट लगता है ना, हर साल लगता है, तकरीबन जून के महीने में लगता है और वो सितंबर में मिलता है। इंटरेस्ट सिर्फ मिलता है, एम्प्लॉयर की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मिलती है। जीपी फंड की सिर्फ बात कर, वो तो ऑलरेडी जब उसकी इनकम टैक्स में से जब उसकी इनकम आ रही है, ग्रॉस इनकम, उसमें से तो कट रहा है टैक्स। लेकिन वंस अगेन जब वो दोबारा निकलवाता है 2-3 लाख रुपए जो उसका जमा हुआ होता है, जिसपे वो इंटरेस्ट भी लग चुका है, ठीक है, जब वो निकलवाता है तो दोबारा फिर उस पे ना वो उसको टैक्स देना पड़ा है। तो कैसे उसको देखेंगे इस चीज की? मैं वही कह रहा हूँ डियर, ये जो पैसे इतनी देर के लिए जमा हुए होते हैं ना, इसके ऊपर ही इंटरेस्ट लग रहा होता है। आपने कह दिया ना कि जो उसका आ रहा है 2-3 महीने का, वो जून से सितंबर, ये वो वहां तक उसको एक इंटरेस्ट मिलता है और उसके ऊपर पहले से ही टैक्स की डिडक्शन हो चुकी होती है। जब इंटरेस्ट मिलता है यानी उसके अकाउंट में क्रेडिट होता है, तो वहां पे फिर टैक्स कट जाता है। लेकिन वो जो पूरी अमाउंट है उससे पिछले पीरियड की, फिर 1 साल के लिए फिर भी तो वो पड़ी रहती है ना, फिर उसके ऊपर मजीद इंटरेस्ट इनकम लगती है, ठीक है, फिर उसके ऊपर लगती है, फिर उसके ऊपर लगती है। ये जो कंपाउंडिंग होती है ना, वो वाली टैक्स कटौती हो रही होती है। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन उसमें ना भी हो ना, तो जो कंपाउंडिंग के ऊपर कंपाउंडिंग हो रही होती है, उसके अंदर से टैक्स कटौती की जा रही है, कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स कटौती नहीं की जाती। अब मेरी बात को समझे, वरना मैं प्रैक्टिकली आपको करके सिखाऊंगा ना, जी तो उससे सर, आपको ठीक है सर, समझ लग गया, बहुत शुक्रिया। जी ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है सैफ साहब है जी। सैफ साहब, आपको कोई सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने कहा था कि टैक्स का ब्रेकअप करके आपने डिटेल से बताया। जून के बाद एम्प्लॉयर टैक्स सर्टिफिकेट भी दे देता है, उसके अंदर एंटायर अमाउंट और वो टैक्स शामिल होता है, उससे भी हमारा काम चल सकता है। आई एम राइट? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। विद होल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट होता है ना, जिसके ऊपर टैक्स की डिडक्शंस हो रही होती हैं, तो आपको उससे भी पता चल सकता है कि पूरे साल में आपका टैक्स की कटौती हुई है। राइट। और एक क्वेश्चन और था कि आपने भी एक एग्जांपल दी थी अपने एक किसी कस्टमर की कि वो टैक्स के प्रोविजन करता है, टैक्स पे नहीं करता और इनकम उसकी बहुत ज़्यादा है। वो टैक्स तो छुपा रहा है, लेकिन एक तरह से अपना नुकसान भी कर रहा है कि वो कोई प्रॉपर्टी नहीं ले सकता, अगर लेगा तो एकदम से बल्क में टैक्स पड़ जाएगा, फिर उसको बताना पड़ेगा। छूट तो नहीं है उसकी इन केस के, अगर वो कुछ कहीं पर इन्वेस्ट ना करे या कोई प्रॉपर्टी वगैरह अपने नाम पर ना ले। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसका फिर हल उन्होंने यही ढूंढा होता है कि कुछ हद तक तो वो अपने जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो कर लेते हैं, ये आम रोजमर्रा के एक्सपेंसेस में, कोई ग्रोसरीज वगैरह ले ली, इधर उधर चीजें कर ली। और या फिर वो ये करते हैं कि उन्होंने अपनी वेल्थ में ना शुरू में कुछ अपने बहुत ज्यादा एसेट्स डिक्लेयर कर दिए होते हैं, उनके अंदर वो थोड़ा बहुत खेलते रहते हैं। और तीसरा ऑप्शन उनके पास ये बचता है कि वो अपने जो कोई डिपेंडेंट्स होते हैं, अपनी वाइफ हो गई या रिश्तेदार वगैरह हो गए, फिर वो उनके नाम पे प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं। ये उनके पास हल होता है बस, इसके अलावा फिर और कोई हल नहीं होता। या फिर इसके अलावा ये हल होता है कि चोरी किसी तरीके से जो है वो अपना पैसा बाहर भिजवा देते हैं। ये तो बड़े लेवल पे बात कर रहा हूँ, जिसे हम लोग फिर मनी लॉन्ड्रिंग कह देते हैं। वो पैसा जो है उनका बाहर चला जाता है दूसरे कंट्रीज में, वहां के बैंक अकाउंट्स में। सर मेरा भी एक क्वेश्चन था। जी जी, जरूर पूछे बिलाल फरदौस साहब। जो पुरानी अमूमन रिटर्न्स होती हैं उनमें एक्सपेंसेस को कैसे टोटल करके मेंशन करना होता है, कि जैसे अमूमन लोग तनख्वाह तो अपनी पूरी यूज़ कर देते हैं, तो आप जैसे कह रहे थे जी कि 10 लाख एक्सपेंस हो गया और 10 लाख पीछे सेविंग में आ गया, तो लेकिन अमूमन लोगों का एक्सपेंस पूरे का पूरा हो जाता है,
तो क्या उस एक्सपेंस का कोई प्रूफ वगैरह कहीं लगा के देना पड़ता है या फिर बस सिंपल लिख देना होता है? जी मैं आपको बताता हूँ बिलावल साहब, जो एक्सपेंस होता है ना, वो जी एक्सपेंस हमारे लिए भी नुकसानदेह ही होता है तकरीबन, और एफबीआर के लिए भी नुकसानदेह होता है। मैं ये चले, अच्छा कि आपने म्यूट कर दिया। एफबीआर को हमारी जो टैक्सेबल इनकम है ना, एफबीआर को उसके साथ जो है वो होता है कंसर्न कि इसने कमाया कितना पैसा है और सेव कितना किया है। इन दो चीजों के साथ एफबीआर को कंसर्न होता है। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि हर बंदे की कोशिश होती है कि वो अपना एक्सपेंस थोड़े से थोड़ा लिखे। मिसाल के तौर पे कोई, चाहे उसकी सैलरी पूरी की पूरी यूटिलाइज हो गई है, लेकिन लोग एक्सपेंसेस थोड़े लिखते हैं। क्यों थोड़े लिखते हैं? ताकि कल को अगर उन्हें किसी और जगह से कोई पैसा आ जाए, अज्यूम कर लेते हैं ना कि एक बंदा है, तनख्वाह भी ले रहा है, साथ में कोई कारोबार भी कर रहा है। अब अगर उसने कारोबार से पैसा कमा के कोई अपना प्लॉट लेने का सोच लिया है, 10 लाख का प्लॉट लेना है, अब वो कारोबार के पैसे भी डिक्लेयर करने लग पड़ेगा तो और ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। वो क्या करता है, कारोबार को ढके छुपे तरीके से करता रहता है कि कल को इससे मैं कोई प्रॉपर्टी बना लूंगा। तो इधर वो क्या करता है कि सैलरी का भी जो मेजर पोर्शन है ना, वो फिर सेविंग में शो करता रहता है कि मेरी सैलरी तो सेव हो रही है। एक्सपेंसेस में कोई ₹1,00,000 डाल दिया, 2 लाख डाल दिए। तो लोग इस तरीके से करते हैं। एक्सपेंसेस तो इतने ज्यादा बताते ही नहीं है, ठीक है। तो अगर बताते ही नहीं है तो फिर वो जब बताया ही नहीं एक्सपेंस, तो फिर उसके बारे में कोई ये क्या पूछेगा कि एक्सपेंस कहाँ कहाँ इतने पैसे लगाए हैं। अगली बात का आपका जवाब ये है कि क्या अगर एक्सपेंसेस कोई बताता भी है तो उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना पड़ता है, या कल को एफबीआर मांग सकता है या नहीं मांग सकता? तो इसमें मेरा जवाब ये है जी कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना भी नहीं पड़ता, और अभी तक मैंने कोई ऐसा नोटिस ना देखा है ना सुना है जिसमें एफबीआर पर्सनल एक्सपेंसेस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मांगे। एफबीआर को पर्सनल एक्सपेंसेस से बिल्कुल जीरो कंसर्न होता है। उसे कंसर्न ये होता है कि आपकी टोटल आमदन थी कितनी, जिसके ऊपर आपने टैक्स कितना दिया है, और ये कंसर्न होता है कि अगर आपने कोई असासा लिया है तो आपके पास पैसा कहाँ से आया है। तो अगर वो सेविंग शो हो रही हो तो बस एफबीआर से जो है खुश हो जाता है। अच्छा सर, ताहिर बोल रहा हूँ। मेरे भी सर एक दो क्वेश्चन हैं, मैं मतलब लिखे भी थे आपसे, फिर तो डिटेल उसकी चाहिए। जैसे एज ए कंसल्टेंट मेरे पास 10 या 12 लोग आ जाते हैं और उनके पास उनका ईमेल एड्रेस नहीं होता, और मोबाइल नंबर तो खैर हर एक के पास होता है, लेकिन उनके अपने नाम पे नहीं होता, वो किसी और की सिम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो उसका हम उसको साइन अप फिर कैसे करेंगे? मतलब आप ये कह रहे हैं कि लोगों के पास ईमेल नहीं होते तो फिर क्या करें? ईमेल भी नहीं होती, और जो सेल नंबर होता है वो भी उनके अपने नाम पे रजिस्टर्ड नहीं होता, वो किसी भाई के नाम पे, चाचे के नाम पे, बाप के नाम पे सिम लेके घूमे फिर रहे होते हैं। तो तो भाई ऐसे एफबीआर क्लाइंट ने के अलाउ, साथ कैसे डील करेंगे हम? डियर एफबीआर ने ना अलाउ किया हुआ है। ये देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से मैं रिटर्न बंद कर दूं, तो दोनों चीजों का ही हल मौजूद है। जिनके पास जी अपनी सिम नहीं है वो किसी भाई की, वालिद साहब की, या इस तरह कोई भी सिम इस्तेमाल कर सकते हैं। एफबीआर ने अलाउ किया हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना, तो जहाँ जी पे ये जी। फोन नंबर का ऑप्शन आता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में, वहां पे आप कोई दूसरा फोन नंबर भी लगा सकते हैं। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये रजिस्ट्रेशन है ना। अब देखिए यहाँ पे जब फोन नंबर आया ना, ईमेल एड्रेस तो आप लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जब फोन नंबर, अगर उनके पास अपना फोन नंबर नहीं है, अपने नाम पे नहीं है, इज द मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड अगेंस्ट योर सीएनआईसी, यस करेंगे, ठीक है। अगर नहीं रजिस्टर्ड तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करें। और यहाँ पे क्या कह रहा है, यू में प्रोवाइड मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड अगेंस्ट द सीएनआईसी ऑफ योर इमीडिएट फैमिली मेंबर, वालिद साहब, बहन भाई, या वाइफ, या वालदा, या बच्चे, उनका यहाँ पे आप सीएनआईसी लिखेंगे और उनका नाम लिखेंगे, और उस नंबर पे भी कोड आ जाएगा, उससे भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। रही बात ईमेल एड्रेस की, अगर आपके पास ज्यादा सारे ईमेल्स आपको चाहिए लोगों को रजिस्टर करने के लिए, आपके पास नहीं है, तो ये एक वेबसाइट है YOP मेल। आप यहाँ से जाकर रैंडमली ईमेल जनरेट कर सकते हैं जितने मर्जी। हर ईमेल का अलग अलग कोड आता जाएगा यहाँ पे इनबॉक्स में, आप लोगों को फाइलर करते जाएंगे, ठीक है। ये कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप इसको फिर तसल्ली से देख लीजिएगा। ठीक है सर। दूसरा मेरा क्वेश्चन था कि मैं बैंकर हूँ, मुझे अपनी टैक्स क्रेडिट क्लेम करना था, उसकी 15 मई डेट होती है, तो उसमें हाउस बिल्डिंग फाइनेंस का मैंने 20 मिलियन लोन अवेल किया हुआ है,
और उसके ऊपर मेरा जो इस साल जो मैंने मार्कअप पे किया है 3% के हिसाब से, वो अराउंड अबाउट 56,000 के करीब बन जाता है। तो मुझे कितना उसमें से टैक्स क्रेडिट मिलेगा, कितना मैं क्लेम करूँ? अमाउंट टू बी क्लेम्ड उसका एक कॉलम है, उसमें लिखा हुआ है। डियर वो रेलेवेंट सेक्शन में एग्जैक्ट देखना पड़ेगा। रेयर का ऐसे मुझे जुबानी याद नहीं, ये जरा रेयर आइटम होता है, कोई कोई करवाता है, तो जी। एग्जैक्टली जो है ना सेक्शन में देख के फिर मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। चलिए सर, वो 63A सेक्शन है, मुझे मैंने पढ़ा था, मुझे उसकी फिर समझ नहीं आई, इसीलिए मैंने कोई फार्मूला भी उसका होता है, मुझे नहीं पता कौन सा फार्मूला होता है। तो फार्मूला जो होता है वो हायर ऑफ लोअर ऑफ का फार्मूला होता है। तो मैं आपको कल की क्लास में बताता हूँ। असल में जी ना जी प्लीज, मेरे जी जी क्लास प्लीज, के कोई ऊपर बात नहीं तकरीबन सर। 13 मिनट हो चुके हैं। जी जी ठीक है सर, ओके जी। अच्छा जी, डियर आल, आप सब लोगों के मजीद भी भाइयों के सवालात होंगे, लेकिन माजर के साथ जो है मैं माइक एक म्यूट कर रहा हूँ। आप लोगों का मजीद सवालात जो हैं वो काइंडली आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लें। मेरा फोन नंबर पे पूछना है, मैं वो भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। आप लोग मुझसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, किसी कोऑर्डिनेटर के जरिए भी पूछ सकते हैं, कल की क्लास में भी पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ आपके तमाम तर सवालों का जवाब देने के लिए। और आज की जो क्लास है उसको हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। आपको क्लास जैसी भी लगी हो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और कल मिलते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों ने अपना कीमती टाइम निकाला। और अब मुझे जाना होगा अपनी अगली क्लास के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।